हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक। आज हम ये पार्ट में पढ़ने वाले हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। ठीक है, सबसे बड़ा टॉपिक है और एग्ज़ाम के हिसाब से जितना भी है मैं आपको पूरा पढ़ाऊँगा और टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, सब चीज़ें कवर होंगी, बस आपको ध्यान देना है, अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, और ये मैं पूरा आपको रिटन जो मेरे नोट्स हैं, रिटन फॉर्म में मैंने नोट्स बनाए आपके लिए, डायरेक्ट मैं उसी से पढ़ाने वाला हूँ। तो बुक आपको इग्नोर करना है, आपको ये चार्ट से पढ़ना है, चार्ट बनाना है, और जहाँ जहाँ मुझे ये बेयर रेगुलेशन बताने की ज़रूरत है मैं आपको बेयर रेगुलेशन बताते जाऊँगा। ठीक है, काफ़ी वास्ट एक्चुअली ये टॉपिक जो है ये मल्टीपल सब्जेक्ट से लिंक करता है। ये एक्चुअली फेमा एफडीआई पॉलिसी एफपीआई पॉलिसी से रिलेटेड है। हमारा डिस्कशन सिर्फ हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जितना पोर्शन है उसी से रहेगा। ठीक है, चलिए, तो आरबीआई का ये जो मास्टर डायरेक्शन है ईसीबी का, ईसीबी ट्रेड क्रेडिट एंड स्ट्रक्चर ऑब्लिगेशन कॉमन, ये पूरा उसका है और ये अगस्त 2019 का हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेटेस्ट जो भी है मार्च में था, मार्च के बाद अगस्त में ये अपडेट हुआ है, तो अगस्त का जो अमेंडेड है वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलो, तो ईसीबी का मतलब तो आपको पता ही है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग है। एक्चुअली क्या, कमर्शियल बोरिंग है, नॉर्मल। जैसे आप इंडिया में कमर्शियल लोन्स लेते हो, वैसे ही ये भी एक कमर्शियल बोरोइंग है, सिर्फ आप बाहर से ले रहे हो। मतलब जो इंसान आपको पैसा दे रहा है वो फॉरेन में है, इंसान जो आपका पैसा दे रहा है वो फॉरेन में है। ठीक है, फॉरेन एंटिटी से आप अगर लोन ले रहे हो तो वो है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। उसमें अब बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट है एक टिपिकल लोन जो आप लेते हो, जैसे इंडिया से लेते हो वैसे आप बाहर से लेते हो। अब बाहर से हम क्यों लेंगे, बहुत सारे रीजंस हैं, मैंने आपको पहले भी शायद और आगे भी आने वाले चैप्टर्स में हम इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे बड़ा रीज़न है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंडिया के रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। कैपिटल की डिमांड यहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि डेवलपिंग है, पैसे किसी के पास नहीं है, सबको पैसे की ज़रूरत है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है। डेवलप कंट्रीज़ में डेवलप्ड है, सबके पास पैसा है और कैपिटल की इतनी नीड नहीं होती है, तो वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट उतने ज़्यादा नहीं होते हैं। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट अट्रैक्ट्स इंडियन कंपनीज टू रेज लोन्स फ्रॉम अब्रॉड इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और पुर जाता है। इंडिया से लेने से बेटर लगता है कि चलो फॉरेन से लेते हैं, और भी बहुत सारे रिस्क होते हैं, बट फिर भी कॉस्ट वाइज अगर आप देखोगे तो काफ़ी कम कॉस्ट आपको बैठता है। इंडिया में रेट ऑफ इंटरेस्ट और बाकी चार्जेस और बाकी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो मेन ये है। दूसरा एक होता है कि अगर आप इंडिया से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बोरो कर चुके हो, इंडिया से ऑलरेडी बहुत बोरो कर चुके हो, तो आपको इंडिया में ज़्यादा स्कोप नहीं लग रहा है बोरोइंग का, तो आप इसलिए फॉरेन में भी जाके बोरोइंग कर सकते हो। ठीक है, तो अलग अलग ऐसे रीजंस होते हैं, और अगर आप इंटरनेशनली कहीं लिस्टेड हो तो बोरोइंग करना और आसान हो जाता है। ठीक है, तो बेसिक ट्रांजैक्शन क्या है कि आप इंडिया के हो, अब इसमें सब वही एफडीआई पॉलिसी का रेफरेंस आएगा, या जो अपन पढ़ेंगे अभी ईसीबी का रेफरेंस आएगा कि कौन एलिजिबल है, कौन फॉरेन से पैसा ले सकता है, इक्विटी से हो। इंस्ट्रूमेंट तो मैंने बताया ना, इंस्ट्रूमेंट अलग अलग है। बेसिकली आप बाहर से पैसा ले रहे हो, इंडिया में पैसा आ रहा है, बरोबर, तो इंस्ट्रूमेंट आप जो सामने वाले को दोगे उसके हिसाब से रेगुलेशंस आप पे अप्लाई होते हैं। अगर आप उनको इक्विटी देते हो तो एफपीआई या एफडीआई गाइडलाइंस अप्लाई हो जाती हैं। फिर अगर आप डिपॉजिटरी रिसीट ले रहे हो तो फिर डिपॉजिटरी रिसीट स्कीम 2014 अप्लाई हो जाता है। फिर एफसीसीबी, एफसीबी बॉन्ड्स मतलब आप इशू कर रहे हो, नॉर्मल लोन आप उसको मान रहे हो, तो फिर आप ईसीबी गाइडलाइन में आ जाते हो, बरोबर। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट वाइज अलग अलग गाइडलाइंस हैं, अलग अलग मल्टीपल गाइडलाइंस है जो आपको फॉलो करनी है। तो बेसिक ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, एक एलिजिबल बोरोवर है जो इंडिया में है, स्ट्रक्चर बहुत सारे अलाउड हैं, इवन इंडिविजुअल भी अलाउड है, पार्टनरशिप अलाउड है, एलएलपी अलाउड है, कंपनीज भी अलाउड है, सारे लोग अलाउड हैं कि वो बाहर से पैसा ले सकते हैं, सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, आपको पता ही होगा बेसिक, जब भी आप बाहर से पैसा रेज कर रहे हो दो टाइप के रूट्स होते हैं, अप्रूवल रूट और ऑटोमेटिक रूट। नाम में ही मीनिंग है, अप्रूवल मतलब कि भाई अप्रूवल लेना पड़ेगा, आरबीआई का अप्रूवल लेके अगर आप बोरोइंग कर रहे हो तो वो अप्रूवल रूट हो गया। और ऑटोमेटिक रूट मतलब बिना अप्रूवल, सिर्फ आपको इंटीमेट करना है, मतलब आप बोरो कर लो और सिर्फ आप इन्फॉर्म कर लो, रिपोर्टिंग सिस्टम है। प्रायर अप्रूवल वाला कंसेप्ट ऑटोमेटिक रूल में नहीं होता है। ऑब्वियसली ऑटोमेटिक रूल
में लिमिट्स होती हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक है, रिस्क है गवर्नमेंट का। तो एक अपर लिमिट हम पढ़ेंगे कि मैक्सिमम एक साल में आप कितना ऑटोमेटिक रूट से ले सकते हो, वो भी लिमिट अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक आपको पता ही है, अप्रूवल रूट और ऑटोमेटिक रूट। ट्रांजैक्शन हो रहा है कि अपन इंडियन कंपनी है, इंडिया में अपन है और पैसा अपन बाहर से ले रहे हैं, और बाहर की जो एंटिटी है जिनसे अपन ले रहे हैं उसको यहाँ पे अपन बोलेंगे रिकॉग्नाइज्ड लेंडर। ठीक है, नाम टेक्निकल नाम भी अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जिनसे आप पैसे लेने वाले हो वो होगा रिकॉग्नाइज्ड लेंडर। ठीक है, उसको डिफाइन किया गया है, और सिलेक्टेड एंटिटी से ही आप ले सकते हो, किसी भी इंसान से नहीं ले सकते हो। और कंट्री के भी मतलब रूल्स हैं कि कौन से कंट्री का ये रिकॉग्नाइज्ड लेंडर होगा। कुछ कंट्री के रूल्स हैं, कुछ लेंडर के रूल्स हैं, एक ही जगह पे दिए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। मैंने सब एक जगह प्लॉट किया हुआ है। ठीक है, तो हम इंडियन कंपनी है, हम रिकॉग्नाइज्ड लेंडर से बोरो कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि करेंसी क्या होगी। अब फॉरेन, जब आप ये पूरा डेफिनेशन पढ़ते हो तो हर जगह लिखा हुआ है कि फॉरेन करेंसी में बोरो कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। मतलब डेफिनेशन ऑन द फेस ऑफ इट व्हेन यू रीड ईसीबी तो ठीक है, फॉरेन कंट्री से फॉरेन करेंसी में आप ले रहे हो, इट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। पर ऐसा नहीं है, आईएनआर में भी आप रेस कर सकते हो। सोच के देखो, आईएनआर में भी रेस कर सकते हो, और कोई भी फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी में भी कर सकते हो, फ्रीली कन्वर्टेबल। ठीक है, कोई भी करेंसी अगर फ्रीली विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस अगर कोई और दूसरी करेंसी में कन्वर्ट हो सकती है तो उसको कहते हैं फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी। ठीक है, बहुत ही लिमिटेड कंट्रीज हैं जिनके करेंसी फ्रीली कन्वर्टेबल है। इंडिया में भी आपको पता है करेंसी में काफी रेगुलेशंस हैं, इंडिया का भी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी नहीं माना जाता, काफी रेस्ट्रिक्शंस क्योंकि हमारे गवर्नमेंट ने लगाए हुए हैं। ठीक है, तो कोई भी फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी में आप बोरो कर सकते हो, या आप इंडियन रुपी में भी बोरो कर सकते हो, दोनों अलाउड है। तो ऐसे दो ट्रैक्स हैं। पहले एक्चुअली ओल्ड गाइडलाइंस में 3 ट्रैक्स थे अलग अलग टेनोर के हिसाब से, अभी कुछ ट्रैक्स मर्ज कर दिए उन्होंने, तो अभी ट्रैक नाम दिया ही नहीं है, बस 2 करेंसी में आप बोरो कर सकते हो, एनी फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी और आईएनआर, यानी अपनी होम करेंसी में भी आप बोरो कर सकते हो। ठीक है, अब डिसाइड कैसे होगा, डिसाइड कैसे करेंगे कि हमको फॉरेन करेंसी में बोरो करना चाहिए कि इंडियन रुपी में मतलब बोरो करना चाहिए। तो डिपेंड करता है सर ये पैसा क्या पर्पस के लिए बोरो किया जा रहा है, आप इसको खर्च कहां करने वाले हो। अगर आपका खर्चा इंडिया में होने वाला है, ऑब्वियसली यू नीड इंडियन रुपी, जो नीड है आप वही लोगे ना, फालतू आप करेंसी कन्वर्ट क्यों करोगे, क्योंकि करेंसी कन्वर्जन में लॉस भी हो सकता है, रिस्क होते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है। तो इसीलिए बेसिक जो डिसीजन मेकिंग रूट है वो है कि आपको खर्च कहां करना है। अगर आपको इंडिया में खर्च करना है यू नीड इंडियन रुपी, अगर आपको यूएस में खर्च करना है आपको यूएस डॉलर लगेगा। तो जो कंट्री में आपको एक्सपेंडिचर करना है उस कंट्री की करेंसी में नॉर्मली आप बोरो करते हो, मतलब आप कोशिश करते हो कि आपको कन्वर्ट न करना पड़े, करेंसी कन्वर्जन न करना पड़ेगा, जहां देना है उसी करेंसी में लें, एज इट इज लें, एज इट इज दें, ये कोशिश होती है एलिजिबल कंपनी की जो बोरो कर रही है। ठीक है, ये एक यार्डस्टिक है। तो 2 अवेलेबल हैं। ठीक है, फिर है फॉर्म्स। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है फॉर्म्स कि क्या तरीके से आप बोरो कर सकते हो, क्या नाम दोगे उसको। ठीक है, तो दोनों में इंडियन रुपी हो या फॉरेन करेंसी हो, ऑलमोस्ट सारे फॉर्म्स इसमें कवर्ड हैं। देखो आप लोन नाम दे सकते हो, ईसीबी मतलब क्या है, लोन। लोन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। लोन में एक नॉर्मल अपना जो कमर्शियल बैंक लोन मैंने आपको बताया, तो बैंक लोन आ सकता है। फिर उसमें नोट्स या बॉन्ड्स हो सकते हैं। नोट्स बॉन्ड्स में भी आप टाइप्स पढ़ चुके हो, फिक्स रेट लोन और फ्लोटिंग रेट नोट्स। ठीक है, नोट्स या बॉन्ड्स में भी फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट का कंसेप्ट होता है, आई होप आप पढ़ चुके हो। फिक्स रेट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है, वो मार्केट से कनेक्ट नहीं किया जाता। इशू करता है जो रेट फिक्स है, पूरे मेच्योरिटी तक सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है फिक्स रेट नोट्स में। और फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में क्या होता है, एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें वो मार्केट के हिसाब से अपडेट किया जाता है। एक फ्रीक्वेंसी पहले से बताई जाती है, 3 मंथ 6 मंथ जो भी होगा, और उसमें जो मार्केट का रेट चल रहा है उसके हिसाब से आपके नोट का भी रेट बदलता जाता है हर एक फिक्स फ्रीक्वेंसी में, तो उसको आप कहते हो फ्लोटिंग रेट नोट्स। ठीक है, या फिर आप डिबेंचर्स के फॉर्म में रेस कर सकते हो। ठीक है, बैंक लोन भी अलाउड है, बॉन्ड्स, नोट्स, डिबेंचर्स सब अलाउड है। फिर एफसीसीबी, एफसीईबी, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स दोनों अलाउड है। फिर ट्रेड क्रेडिट,
यानी जो रॉ मटेरियल आप उधारी पे लेते हो, ट्रेड क्रेडिट ग्रेटर देन 3 इयर्स, वो भी ईसीबी गाइडलाइन में कवर्ड है। अब 3 ईयर से ज्यादा ट्रेड क्रेडिट कौन देगा आपको? जो कैपिटल नेचर के एसेट्स आप बाहर से ले रहे हो, मतलब जो मशीन्स हैं या ये जो होते हैं ना कैपिटल गुड्स जिसको आप कहते हो, तो कैपिटल गुड्स में नॉर्मली आपको डेफर्ड क्रेडिट मिलता है, जो हो सकता है 3 साल से ज्यादा हो, और अगर आपका डेफर्ड क्रेडिट 3 साल से ज्यादा जा रहा है देन इट विल बी कवर्ड अंडर ईसीबी, और आपको ईसीबी गाइडलाइन फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। और अप टू 3 ईयर मतलब क्या हो गया? वो ईसीबी में नहीं है, उसमें आपको ईसीबी गाइडलाइंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अब ट्रेड क्रेडिट में तो मुझे बताओ, आपको पैसा तो मिल ही नहीं रहा, बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स में आपको पैसा मिल रहा है, आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है। बैंक लोन हो, डिबेंचर्स हो, बॉन्ड्स हो, एफसीसीबी हो, एफसीईबी हो, आपको क्या मिल रहा है? आपको पैसा मिल रहा है। लेकिन ट्रेड क्रेडिट में सर आपको पैसा मिलता ही नहीं है, आपको गुड्स मिलेंगे। और मैंने बता दिया आपको, मोर देन 3 इयर्स नॉर्मली कहां मिलता है? कैपिटल गुड्स में। रॉ मटेरियल में कोई 3 साल का ट्रेड क्रेडिट क्यों देगा? रॉ मटेरियल में नॉर्मली फ्यू मंथ्स का ही क्रेडिट होता है, ठीक है। तो अगर आप कैपिटल नेचर का गुड्स ले रहे हो जिसकी लाइफ ही 5 साल 10 साल है और आपने डेफर्ड पेमेंट क्रेडिट बेसिस पे लिया है, इन दैट केस द ट्रेड क्रेडिट मे बी मोर देन 3 इयर्स, ठीक है। तो कैपिटल नेचर के गुड्स अगर आपने लिए तो माइट भी वो 3 इयर्स से ज्यादा हो, एंड वो होगा ट्रेड क्रेडिट। और फिर है फाइनेंस लीज, ठीक है। फाइनेंस लीज भी आपको पता ही होगा कि फाइनेंस लीज एक्चुअली लीज है ही नहीं, क्योंकि उसमें आप सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर कर देते हो, सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर देते हो। ऐसा माना जाता है कि आपने वो खरीद लिया है, सामने वाले ने बेच दिया और आपने खरीद लिया है, उसको एक सेल का ट्रांजैक्शन माना जाता है। AS 19 भी आपने पढ़ा होगा, अकाउंटिंग फॉर लीजेस, उसमें भी ये डिफाइन किया हुआ है कि फाइनेंस लीज में क्या होता है कि सिर्फ राइट टू यूज ट्रांसफर नहीं किया जाता, सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड्स भी ट्रांसफर किए जाते हैं। मतलब इन इफेक्ट सामने वाले ने आपको पूरा एसेट ही दे दिया है, उसने बेच दिया है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो वो भी ईसीबी में कवर्ड है। तो ये सारे फॉर्म्स ऑफ क्रेडिट है, ठीक है। और उसमें लिखा हुआ है एक चीज सिर्फ एक्सक्लूड की गई है, अदर देन फुल्ली एंड कंपल्सरीली कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट, ऑब्वियसली क्योंकि वो एफडीआई और एफपीआई में आता है। कंपल्सरीली कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट मतलब किस में कन्वर्ट हो रहा है? इक्विटी। तो इक्विटी एंड कन्वर्टेबल्स ऑलरेडी वहां कवर्ड है, यहां पे कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं आते, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका पहला टॉपिक, ठीक है। एक एक टॉपिक मैंने येलो कलर में हाईलाइट किया हुआ है, सारी चीजें एग्जाम में आ सकती हैं और सारा एक एक करके हम पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो करेंसी मैंने बता दी, 2 हो सकती हैं। फिर फॉर्म्स कि आप सामने वाले को क्या दोगे, तो वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि कॉस्ट पे एक सीलिंग है कि मैक्सिमम खर्चा इस रेजिंग में, फंड रेजिंग में आप कितना कर सकते हो, सब मिला के। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बेसिक कॉस्ट है, आपको बताइए, आप लोन ले रहे हो, बॉन्ड इशू कर रहे हो, डिबेंचर इशू कर रहे हो, आपका बेसिक प्राइमरी कॉस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट रेट। फिर आप फंड्स बोरो करते हो तो बहुत सारे और भी खर्चे लगते हैं। अगर आप वहां पब्लिक ऑफर से कर रहे हो तो फिर पूरे इंटरमीडियरीज का खर्चा, कमीशंस, ब्रोकर्स, प्रिंटिंग कॉस्ट, लीगल कॉस्ट, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो सब मिला के ऑल इन कॉस्ट, नाम से क्या समझ में आता है? ऑल इन कॉस्ट मतलब सारे खर्चे मिला के। इसका डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं, आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि ये क्या मतलब होता है इसका, ठीक है। डेफिनेशंस में पढ़ लेते हैं, बहुत लंबा डेफिनेशन है, काम का मैं बता देता हूं कि इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। नंबर 1 रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट बेसिक चीजें कवर्ड है। फिर कोई भी अदर फीस, एक्सपेंसेस, चार्जेस, गारंटी फी, ईसी यानी एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी चार्जेस, वेदर पेड इन फॉरेन करेंसी और INR, तो ये तो सब आता है। ऑल इन कॉस्ट का मतलब ही क्या है? सारे चार्जेस, फीस, कमीशन जो भी आप भरते हो सब आएगा। बस क्या नहीं आएगा ये आपको ध्यान देना है, क्या नहीं आएगा? बट विल नॉट इंक्लूड कमिटमेंट फीस। बराबर, क्या होता है कमिटमेंट फीस? कि अगर आप लोन लेने के बाद, सैंक्शन होने के बाद अगर आप उसका डिसबर्समेंट नहीं लेते हो तो बैंक आपको चार्ज करता है कमिटमेंट फीस, ठीक है। लोन सैंक्शन करवाने के बाद, पूरा प्रोसेसिंग करवाने के बाद अगर आप उसका डिसबर्समेंट नहीं ले रहे हो देन दे चार्ज यू कमिटमेंट फी, ठीक है। एंड विथहोल्डिंग टैक्स पेएबल इन INR, ठीक है। इंटरेस्ट पे विथहोल्डिंग टैक्स लगता है तो वो सब भी नहीं आएगा, क्योंकि वो तो टैक्स होता है, वो तो TDS होता है ना, ठीक है। तो कमिटमेंट फीस नहीं आएगा और जो विथहोल्डिंग टैक्स होता है वो भी इसमें नहीं आएगा। उसके अलावा जितने भी खर्चे आप करते हो रेजिंग में वो सब इसमें इंक्लूडेड है, और जो लिमिट लगाई गई है उसमें ये सारे एक्सपेंसेस आपको उसी में निपटाने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो रेट कितना है, मैक्सिमम कितना
कॉस्ट आप इनकर कर सकते हो। बेंचमार्क रेट, अब बेंचमार्क रेट क्या होता है वो भी इन्होंने डिफाइन किया हुआ है, बेंचमार्क रेट, ठीक है। अब इसमें दो अलग अलग चीजें, अगर आप फॉरेन करेंसी में बोरो कर रहे हो तो अलग बेंचमार्क है, और इंडिया में बोरो कर रहे हो तो अलग बेंचमार्क है ऑब्वियसली, ठीक है। तो बेंचमार्क रेट इन केस ऑफ फॉरेन करेंसी ईसीबी और ट्रेड क्रेडिट रेफर्स टू 6 मंथ्स लिबोर रेट, ये आपने सुना होगा एग्जीक्यूटिव में, लिबोर रेट, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, और एक इंडिया में जो यूज होता है नॉर्मली मिबोर, मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट। तो ये बैंक टू बैंक क्या रेट चल रहा है वो होता है। तो 6 मंथ्स के टेनोर का जो भी लिबोर रेट चल रहा है वो आपका होगा बेंचमार्क रेट। और अगर आप रुपी में ले रहे हो, ठीक है, लिखा है लिबोर रेट ऑफ डिफरेंट करेंसी और एनी 6 मंथ्स इंटरबैंक इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल टू द करेंसी ऑफ बोरिंग। तो अपने अपने कंट्री में जो भी होगा, डॉलर है तो डॉलर के हिसाब से देखना है, यूरो है तो यूरो के हिसाब से जो भी वहां का इंटरबैंक रेट है 6 मंथ्स का वो लिया जाएगा। लेकिन इंडिया में देखो अलग है, इंडिया में भी तो इंटरबैंक रेट होता है, मुंबई इंटरबैंक रेट होता है मिबोर, बट वैसा नहीं लिया है, इंडिया का सिस्टम अलग है, ठीक है। रुपी डिनोमिनेटेड ईसीबी है तो क्या होगा, प्रिवेलिंग यील्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेच्योरिटी। तो यहां 6 मंथ्स नहीं है, यहां करस्पॉन्डिंग मेच्योरिटी है कि आपके इंस्ट्रूमेंट का क्या टेनोर है, वही इंस्ट्रूमेंट वही मेच्योरिटी पीरियड का गवर्नमेंट का जो सिक्योरिटी है, नॉर्मली क्या लेंगे, टी बिल, ट्रेजरी बिल अगर शॉर्ट टर्म है, या लॉन्ग टर्म है तो गवर्नमेंट बॉन्ड जो होते हैं वो आप ले सकते हो। तो जो भी सिमिलर मेच्योरिटी पीरियड का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड है उस पे जो भी मार्केट में यील्ड चल रहा है वो आपका बेंचमार्क रेट होगा, वो आपका बेंचमार्क रेट होगा। और ये बदलता रहता है, ध्यान देना, ये बदलते रहता है, हर वक्त आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। लिबोर हो या प्रिवेलिंग यील्ड हो, ये बदलते रहती हैं, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग होते हैं। तो ये हो गया आपका बेंचमार्क, ठीक है, इसमें भी आप बना सकते हो। ठीक है, लिख सकते हो आप याद रखने के हिसाब से। तो फॉरेन करेंसी है 6 मंथ्स लिबोर का रेट, और अगर इंडियन रुपी में है तो प्रिवेलिंग यील्ड जो भी चल रहा है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज पे ऑन द सेम और सिमिलर मेच्योरिटी, ठीक है। तो वो होगा आपका बेंचमार्क रेट, ठीक है, लिखते जाना, मैं आपको पूरा स्क्रीन भी दूंगा आखिरी में, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये बेंचमार्क रेट हो गया, ये आपको पता करना पड़ेगा कितना चल रहा है, प्लस 450 बेसिस पॉइंट्स, बीपीएस यानी कि बेसिस पॉइंट्स, ठीक है। बेसिस पॉइंट क्या होता है, 1/100 ऑफ परसेंटेज, 1/100, 1 डिवाइडेड बाय 100 जो आएगा यानी कि 0.01%। तो 0.01% को कहते हैं 1 बेसिस पॉइंट, बीपीएस, ठीक है। तो 450 बेसिस पॉइंट मतलब 450 डिवाइडेड बाय 100, तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा यानी कि 4.5%। तो जो भी बेंचमार्क रेट चल रहा है उससे 4.5% ज्यादा तक आपका कॉस्ट जा सकता है, उससे ज्यादा क्रॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये फ्लोटिंग रेट के तरह कंसेप्ट होता है, एक बेंचमार्क होता है और एक आपको फ्लोट दिया जाता है, इसलिए इसका नाम होता है फ्लोटिंग रेट। तो ये भी फ्लोटिंग के कंसेप्ट के हिसाब से दिया है, बेस आपका फ्लोट हो रहा है, बेंचमार्क रेट बदलते रहेगा तो वो फ्लोट होते रहेगा, वो फ्लोट पे आपको एक मार्जिन दी है 450 बेसिस पॉइंट्स की, मतलब 4.5% की। तो जो भी बेंचमार्क रेट चल रहा है एट एनी पॉइंट इन टाइम, उससे जो 450 बेसिस पॉइंट है वो आपका लिमिट तय होगा। तो जब भी आप बोरो कर रहे हो आपको बेंचमार्क निकालना है, उसमें 4.5% ऐड करना है और वो आपका ऑल इन कॉस्ट सीलिंग आपको पता चलेगा, ठीक है। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ऑल इन कॉस्ट कितना आपका जा सकता है, और बेंचमार्क क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, ऑल इन कॉस्ट भी क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए सर, ठीक है, पॉइंट्स ध्यान रखना, पहले मैंने आपको बताया करेंसी, फिर मैंने आपको बताया फॉर्म्स, फिर मैंने आपको बताया ऑल इन कॉस्ट, 3 पॉइंट्स बड़े हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, अब है रिकॉग्नाइज लेंडर, कि आप किससे बोरो कर सकते हो, कौन सी कंट्री के कौन से लेंडर से आप बोरो कर सकते हो, ठीक है, इस पे भी नॉर्म्स है। तो बोलो, पहला है लेंडर शुड बी रेसिडेंट ऑफ एफएटीएफ और आईओएससीओ कंप्लायंट कंट्री, ये भी आप जगह जगह पढ़ चुके हो, एफएटीएफ, ठीक है,
पढ़ चुके हो आप। एफएटीएफ कंट्रीज जो भी हैं, एफएटीएफ ऑर्गेनाइजेशन के जो भी कंट्रीज हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसमें जो भी मेंबर्स हैं कंट्रीज, वो सब आएंगे। और आईओएससीओ भी आपको बताइए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन, ठीक है। सारे जो सिक्योरिटीज मार्केट के रेगुलेटर्स हैं उनका एक कमीशन है। तो उन कंट्री के जो मेंबर्स हैं उसमें ये जो रिकॉग्नाइज लेंडर है वो उस कंट्री से होना चाहिए जो या तो एफएटीएफ का मेंबर कंट्री है या तो आईओएससीएस का मेंबर कंट्री है। और सिर्फ मेंबर नहीं, कॉम्प्लायंट भी होना चाहिए। तो अगर आप मेंबर हो लेकिन नॉन कॉम्प्लायंट हो तो भी आप मतलब उससे उन कंट्री के लेंडर्स से आप नहीं ले सकते। तो दो मतलब इनडायरेक्टली दो कंडीशन है कि एफएटीएफ या आईओएससीओ का वो कंट्री मेंबर होना चाहिए और वो कंट्री बाकायदा उसका कॉम्प्लायंट भी होना चाहिए और उस कंट्री के कोई भी रेसिडेंट लेंडर से आप ले सकते हो। ठीक है, ध्यान दे रहे हो हर बारीकी पे। पर्सन रेसिडेंट होना चाहिए, कंट्री आईओएस या एफएटीएफ का कॉम्प्लायंट होना चाहिए। मतलब 3 पॉइंट्स हो गए। तो पहले कंट्री देखेंगे, कंट्री एफएटीएफ या आईओएस की मेंबर है क्या है, फिर चेक करेंगे कॉम्प्लायंट है क्या है, तो फिर जो लेंडर है वो रेसिडेंट है क्या। ये 3 कंडीशन फुलफिल होती है तो वो जो पर्सन है वो रिकॉग्नाइज लेंडर में आएगा। फिर है मल्टीलैटरल एंड रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वेयर इंडिया एज अ मेंबर कंट्री विल आल्सो बी रिकॉग्नाइज कंसिडर्ड एज अ रिकॉग्नाइज लेंडर। ठीक है, तो अगर आपका कोई मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीलैटरल मतलब दो से ज्यादा, दो होते हैं तो बायलैटरल कहते हैं, दो से ज्यादा है 3-4 हैं तो उसको कहते हैं मल्टीलैटरल। तो ऐसे आपको पता ही होगा, सार्क नेशन, एशिया पैसिफिक और अलग अलग ऐसे आपको पता ही होगा, अलग अलग कंट्रीज ने अपना अपना G20 नेशंस हैं, G8 या पता नहीं कितने कितने ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग पर्पस के लिए बनाए गए हैं। तो कोई भी रीजनल या मल्टीलैटरल कोई ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और उसमें इंडिया अगर मेंबर है तो उसमें जो भी अदर कंट्रीज हैं, इंडिया भी मेंबर है और कोई और कंट्री भी मेंबर है, तो वो जो भी दूसरे कंट्री मेंबर्स हैं वो भी रिकॉग्नाइज लेंडर में आ जाएंगे। उनके मतलब जो भी पर्सन्स हैं वो रिकॉग्नाइज लेंडर में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां कौन कवर्ड है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ध्यान देना, अलग है पॉइंट। क्या लिखा है? मल्टीलैटरल और रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं ऐसे बायलैटरल या मल्टीलैटरल होते हैं जिसमें मेंबर्स जो होते हैं वो कंट्रीज होते हैं, नॉर्मल मतलब पर्संस नहीं होते हैं, कंट्रीज होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो मल्टीलैटरल है या रीजनल है और उसमें इंडिया एक मेंबर है तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विल बी रिकॉग्नाइज लेंडर। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आएगा, विल बी कंसिडर्ड एज अ रिकॉग्नाइज लेंडर। ठीक है, ध्यान देना। फिर है इंडिविजुअल्स भी आते हैं, मतलब फॉरेन कंट्री के इंडिविजुअल्स भी रिकॉग्नाइज लेंडर हो सकते हैं अगर वो क्या है? फॉरेन इक्विटी होल्डर है। फॉरेन इक्विटी होल्डर, ठीक है, इसका भी डेफिनेशन है, पढ़ लेते हैं, ध्यान देना। तो 3 लोग आते हैं फॉरेन इक्विटी होल्डर में। नंबर 1 कि डायरेक्टली आप 25% होल्ड करते हो, इंडिविजुअल है, डायरेक्टली इंडिया की कोई एंटिटी में वो डायरेक्टली 25% कम से कम अगर वो होल्ड करता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? फॉरेन इक्विटी होल्डर। फिर सेकंड, अगर वो इनडायरेक्टली होल्ड करता है, इनडायरेक्टली मतलब किसी और ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली कोई और ग्रुप कंपनी के थ्रू, कोई और एफआईआई या कोई और इंस्टीट्यूशंस के थ्रू अगर वो होल्ड करता है, और कितना? मिनिमम 51%। कोई भी इंडिया की एंटिटी का 51 से ज्यादा परसेंट अगर कोई फॉरेन एंटिटी इंडिविजुअल इनडायरेक्टली होल्ड करता है तो वो फॉरेन इक्विटी होल्डर माना जाएगा। या फिर ग्रुप कंपनी विथ कॉमन ओवरसीज पेरेंट, मतलब पेरेंट कंपनी ओवरसीज है और वो कॉमन है, ग्रुप कंपनी विथ कॉमन ओवरसीज पेरेंट, मतलब ग्रुप कंपनी है और उसका और कॉमन पार्ट क्या है कि वो ओवरसीज पेरेंट। पेरेंट क्या है? पेरेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी जिसको आप कहते हो। तो होल्डिंग कंपनी अगर कॉमन है, कॉमन होल्डिंग कंपनी मतलब क्या है कि उसके मल्टीपल सब्सिडरीज हैं और मल्टीपल सब्सिडरीज को आपस में मिला के आप क्या कहते हो? ग्रुप कंपनी। समझ में आ रहा है? तो वो है। तो 3 चीजें हैं, डायरेक्ट फॉरेन इक्विटी होल्डर विद मिनिमम 25%, इनडायरेक्ट इक्विटी होल्डर विद मिनिमम इनडायरेक्ट इक्विटी होल्डिंग ऑफ 51%, डायरेक्ट में 25, इनडायरेक्ट में 51। ठीक है, या फिर आप ग्रुप कंपनीज हो, या तो फिर आप क्या हो? ग्रुप कंपनी हो और आपका
कॉमन पेरेंट है जो ओवरसीज में, कॉमन पेरेंट है जो ओवरसीज में, ठीक है। ज्यादा टेक्निकल नहीं जा रहा, इसके डायग्राम भी बनते हैं पर वो आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ एक अंदाजा देने के लिए मैं सब आपको ये रीड करवा रहा हूं, ठीक है। याद नहीं करना है आपको, आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो 3 लोग ऐसे आ सकते हैं। तो इंडिविजुअल्स अगर फॉरेन इक्विटी होल्डर है, और सब्सक्रिप्शन टू बॉन्ड और डिबेंचर लिस्टेड अब्रॉड, आपके बॉन्ड्स या डिबेंचर में उसने सब्सक्राइब किया हुआ है और आपके बॉन्ड्स या डिबेंचर्स कहां, अब्रॉड में लिस्टेड है। अगर लिस्टेड है तो उनमें जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है वो भी यहां पे एलिजिबल है, वो भी आपको लेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल्स हैं। फिर है फोर्थ, फॉरेन ब्रांचेस और सब्सिडरीज ऑफ इंडियन बैंक्स ओनली फॉर फॉरेन करेंसी ईसीबी एक्सेप्ट एफसीसीबी और एफसीबी, मतलब वो सिर्फ फॉरेन करेंसी में आपको लेंड कर सकती है, इंडियन रुपी में नहीं कर सकती, क्योंकि इंडियन रुपी में तो इंडिया में आप बोरो कर सकते हो, आप बाहर से क्यों ले रहे हो, क्योंकि है तो इंडियन बैंक ना। फॉरेन ब्रांचेस और सब्सिडरी, ठीक है। कोई इंडिया का बैंक है जैसे एसबीआई, एसबीआई का फॉरेन का ब्रांच है, तो आप एसबीआई की फॉरेन ब्रांच से भी ले सकते हो, लेकिन फॉरेन करेंसी से, क्योंकि इंडियन रुपी में ही लेना है तो इंडिया से ही, एसबीआई से ही ले लो ना भाई, वहीं के वहीं ले लो, क्यों आप फॉरेन कंट्री से ले रहे हो जब आपको इंडिया में ही मिल रहा है। तो इसीलिए वो सिर्फ फॉरेन करेंसी के लिए अलाउ किया है कि अगर आपको फॉरेन करेंसी में लेना है तो आप ले सकते हो, फॉरेन ब्रांचेस ऑफ फॉरेन सब्सिडीज ऑफ इंडियन बैंक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और फॉरेन करेंसी में एफसीसीबी एफसीबी आता है, वो भी फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन हटाया गया है एक्सेप्ट, ठीक है। ऑब्वियसली बैंक से आप क्या लोगे, बैंक से आप बॉन्ड थोड़ी लेते हो, बैंक से तो आप लोन लोगे ना, तो बेसिकली इसमें क्या कवर्ड है, लोन कवर्ड है, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या कवर्ड है, बैंक लोन कवर्ड है कि फॉरेन ब्रांचेस से आप क्या लोगे, लोन लोगे, नॉर्मल बैंक लोन, ठीक है, कमर्शियल लोन्स। तो ये 4 लोग आते हैं सर रिकॉग्नाइज लेंडर, बोलते जाओ चलो। नंबर 1 कि वो जो कंट्री है लेंडर, ऐसी कंट्री का रेसिडेंट है जो एफएटीएफ या आईओएससीओ का कॉम्प्लायंट कंट्री है, ठीक है, कॉम्प्लायंट कंट्री है और उसका वो रेसिडेंट है। सेकंड, मल्टीलेटरल या रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज लेंडर में आएगा अगर उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इंडिया एक मेंबर है, ठीक है। सेकंड, थर्ड, इंडिविजुअल्स आ सकते हैं अगर वो फॉरेन इक्विटी होल्डर है, तो फॉरेन इक्विटी होल्डर में क्या सर सिर्फ इंडिविजुअल्स आते हैं, नहीं, ग्रुप कंपनीज भी आती हैं, पर हम यहाँ इंडिविजुअल के लिए पढ़ रहे हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल है और वो फॉरेन इक्विटी होल्डर है, वो कब हो सकता है सर, जब वो डायरेक्टली 25% होल्ड कर रहा है या वो इनडायरेक्टली 51% होल्ड कर रहा है, तो ये 2 क्राइटेरिया में इंडिविजुअल फॉरेन इक्विटी होल्डर हो सकता है, तो वो आएगा, या फिर वो सब्सक्राइबर है, सब्सक्रिप्शन उसने किया था टू योर बॉन्ड्स और डिबेंचर्स विच यू हैव लिस्टेड अब्रॉड, ठीक है। और फोर्थ है फॉरेन ब्रांचेस और फॉरेन सब्सिडीज ऑफ इंडियन बैंक्स फॉर फॉरेन करेंसी ईसीबी ओनली एक्सेप्ट एफसीसीबी और एफसीईबी, ठीक है, सिंपल है, 4 पॉइंट्स हैं। रिकॉग्नाइज लेंडर आ सकता है। चलिए सर, तो ये हो गया अपना चौथा पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अब है सर लिमिट्स एंड लेवरेज। ध्यान दो, लिमिट्स एंड लेवरेज कि कितना बोरो कर सकते हो। 2 रूट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, ऑटोमेटिक रूल, अप्रूवल रूट। अप्रूवल में तो कोई लिमिट होती नहीं है क्योंकि आप अप्रूवल लेते हो। अरे भाई, अप्रूवल लेने में भी लिमिट लगाओगे तो क्या फायदा, तो अप्रूवल रूट ठीक है। फिर मेन है ऑटोमेटिक रूट। लिमिट किस पे लगाई गई है, ऑटोमेटिक रूट पे, क्योंकि उसमें अप्रूवल नहीं लगता। तो ऑटोमेटिक रूट अगर है तो साल का $750 मिलियन, $750 मिलियन आप मैक्सिमम एक साल में ईसीबी रूट से ले सकते हो, ठीक है, $750 मिलियन ऑटोमेटिक रूट। फिर है कि जब भी आप फॉरेन करेंसी में बोरो करोगे, सिर्फ फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स के लिए ये यूज होता है कि अगर आप फॉरेन करेंसी पे ईसीबी ले रहे हो तो आपको एक रेशो भी फॉलो करना है, दैट इज लिक्विडिटी इक्विटी रेशो, सॉरी लाइबिलिटी इक्विटी रेशो, LER, लाइबिलिटी इक्विटी रेशो, नाम में ही मीनिंग है, लाइबिलिटी और इक्विटी का रेशो है कि इक्विटी के रेशो में कितना आप लाइबिलिटी ले सकते हो फॉरेन करेंसी में। सिर्फ फॉरेन करेंसी के लिए यूज होगा कि जितना आपका इक्विटी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ₹1 इक्विटी लगाया, ₹1 इक्विटी लगाया, अब मैं वो ₹1 के भरोसे कितनी लाइबिलिटी फॉरेन करेंसी में ले सकता हूं, तो वो है लाइबिलिटी इक्विटी रेशो। तो वो 7:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 7:1 कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि अगर 1 आपका इक्विटी है तो 7 यू कैन बोरो थ्रू ईसीबी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
नॉट एप्लीकेबल इफ द अमाउंट इज लेस देन $5 million। ठीक है, छोटे से अमाउंट है तो ये रेशो फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका साल का अमाउंट $5 million है, सिर्फ $5 million से कम का अगर आपका ईसीबी है तो आपको 7:1 फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मतलब जिनका 5 मिलियन से ज्यादा जाता है अमाउंट, उनको ये रेशो फॉलो करना है। मतलब ये रेशो कैसे अप्लाई होता है, ये लिमिट लगा देता है कि कितना अमाउंट आप बोरो कर सकते हो सकता है कि 750 से भी कम आ जाए, जितना आपको जेब से लगाओगे उतना ही उसके हिसाब से ही है। समझ में आ रहा है कि कितना रिस्क आप ले सकते हो। डेट इक्विटी रेशो जैसा आपने पढ़ा था वैसा ही है। डेट इक्विटी रेशो ही है ना कि इक्विटी के लिए कितना डेट आप ले सकते हो। 2:1 जैसे अपने इंडिया में चलता है, या अपने इंडिया में भी काफी सेक्टोरल कैप में 7:1 है ऑलरेडी। तो सेक्टर वाइज भी होता है। इन जनरल अगर आप एफएम पढ़ते हो तो 2:1 अपन फॉलो करते हैं, बट सेक्टर वाइज बैंक या एनबीएफसी के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहां पे है 7:1, तो यू हैव टू फॉलो लाइबिलिटी इक्विटी रेशो ऑफ 7:1, और ये अप्लाई नहीं होगा अगर आपका जो बोरोइंग है दैट इज लेस देन $5 million। ठीक है, एक्सेप्शन याद रखना है। फिर इंक्रीमेंटली इन्होंने कहा है कि अगर आपके कोई सेक्टोरल या प्रूडेंशियल रेगुलेशंस भी हैं जो आरबीआई प्रूडेंशियल नॉर्म्स देता है, ठीक है, बैंक्स के लिए और एनबीएफसी के लिए, या अगर आप कोई सेक्टर के हो, मतलब टेलीकॉम सेक्टर हो गया, बैंक भी एक सेक्टर हो गया, इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, अगर कोई सेक्टोरल रेगुलेटर के सेक्टोरल भी गाइडलाइंस हैं तो वो भी आपको फॉलो करनी है। वो भी अगर आप पे कोई लिमिट लगाते हैं तो वो भी लिमिट आपको फॉलो करनी है। ठीक है, मतलब स्पेसिफिक दो ही पॉइंट्स हैं कि ऑटोमेटिक रूट से साल भर का $750 million, और आप अगर फॉरेन करेंसी में बोरो कर रहे हो तो लाइबिलिटी इक्विटी रेशो आपको फॉलो करना है, दैट शुड नॉट एक्सीड 7:1, एंड दिस रेशो इज नॉट एप्लीकेबल इफ आपका अमाउंट लेस देन $5 million है। ठीक है, तो ये है लिमिट्स एंड लेवरेज, लिमिट्स एंड लेवरेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, अब एक ये भी पॉइंट आता है कि सर एलिजिबल बोरोवर कौन है। तो सिंपल पॉइंट है कि जो भी एफडीआई के लिए एलिजिबल है वो सारे लोग यहाँ पे भी एलिजिबल हैं। ठीक है, एफडीआई का आप पढ़ोगे तो उसमें भी ऑलमोस्ट सारे ही आएंगे कि इंडिविजुअल्स भी आ सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म्स आती हैं, एलएलपी आती हैं, कंपनीज आती हैं। ठीक है, पोर्ट ट्रस्ट, ये वो सब नाम दिए हुए हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, ध्यान दो। ठीक है, देखो अब दो ऑप्शंस होते हैं, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी और आईएनआर डिनोमिनेटेड फॉरेन करेंसी। अब ध्यान दो ईसीबी, तो इसमें अगर आप ध्यान दोगे टेबल दिया है पर मैक्सिमम पॉइंट्स कॉमन है। मतलब ये डिवाइडेशन क्यों किया भगवान जाने। ठीक है, देखो पहले दो पॉइंट्स प्रॉपर टेबल में दिख रहे हैं, फिर देखो यहां से आप आओगे ना, रिकॉग्नाइज लेंडर मर्ज्ड है मतलब कॉमन है। फिर मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड जो अपन पढ़ेंगे वो भी देखो कॉमन है। सारे रेगुलेशन कॉमन ही है, मतलब फर्क कुछ खास है नहीं। फिर फर्क एलिजिबल बोरोवर्स में है, उसमें भी कुछ खास फर्क नहीं है। देखो क्या है, ऑल एंटिटीज एलिजिबल टू रिसीव एफडीआई। अगर आप एफडीआई रिसीव करने के लिए एलिजिबल हो तो आप ईसीबी के लिए भी एलिजिबल हो। अलग से कुछ और एंटिटीज का नाम लिया गया है। फर्दर फॉलोइंग एंटिटीज आर ऑल्सो एलिजिबल। नंबर 1 पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है, पोर्ट्स जो होते हैं, जैसे एयरपोर्ट है वैसे ही वाटरवेज का जो पोर्ट होता है, पोर्ट के जो ट्रस्ट होते हैं वो यूनिट्स इन सेस, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, फिर है सिडबी और एक है एक्सिम बैंक। ये चार भी एलिजिबल है। यहां पे भी देखो वही लिखा है, ऑल एंटिटीज एलिजिबल टू रेज फॉरेन करेंसी ईसीबी, मतलब ये वाला, ये सारे लोग यहां पे भी आएंगे, मतलब कॉपी पेस्ट। सिर्फ एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, क्या, रजिस्टर्ड एंटिटीज एंगेज्ड इन माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटी, दैट इज रजिस्टर्ड एनबीएफसी, रजिस्टर्ड नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, रजिस्टर्ड सोसाइटी, ट्रस्ट, कॉर्पोरेशंस, कॉपरेटिव्स और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो भी माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में है वो लोग भी एलिजिबल हैं, वो लोग भी इंडियन रुपी में रिकॉग्नाइज लेंडर से ईसीबी ले सकते हैं। ठीक है, मतलब याद क्या रखना है, एक ही याद रखना है, माइक्रो फाइनेंस, वो एक एक्स्ट्रा नाम है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट कॉमन ही है। तो चलो इसमें बना लेते हैं, बनाया नहीं है मैंने, फॉरेन करेंसी। ठीक है, यूनिट्स इन सेस, फिर सिडबी एक्सिम,
ठीक है, सारे ये एज इट इज, और अलग से क्या है, रजिस्टर्ड एंटिटीज एंगेज्ड इन माइक्रो फाइनेंस। और माइक्रो फाइनेंस मैंने आपको बता दिया था, 50,000 तक के अगर लोन्स आप बांटते हो तो आप माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटी कर रहे हो। ठीक है, तो ये भी आप लिख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब है एक एक स्पेशल पॉइंट पढ़ेंगे, स्पेशल पॉइंट समझेंगे। ठीक है, नंबर 1, पार्किंग ऑफ ईसीबी प्रोसीड्स, कि ये जो पैसा आएगा इसको आप कहां यूज कर सकते हो। ठीक है, फॉरेन से आप जो ईसीबी रेस कर रहे हो इसका क्या होगा। ठीक है, नंबर 1, आप आउटसाइड इंडिया ही रख सकते हो, कब रख सकते हो, कब तक रख सकते हो, वो सब दिया हुआ है। फिर आप उसको इंडिया में लाओ, मतलब वही डिपेंड करता है कि आपने क्या करेंसी में रेस किया है और आपको वो खर्चा कहां करना है। ठीक है, उसके हिसाब से। तो 2 ऑप्शन है, एब्रॉड या इंडिया। एब्रॉड है तो क्या है, ध्यान दो, एब्रॉड में पहला, प्रोसीड्स ओनली मेंट फॉर फॉरेन करेंसी एक्सपेंडिचर पेंडिंग यूटिलाइजेशन। तो आप फॉरेन में उसको पार्क कर सकते हो, मतलब आपके फॉरेन करेंसी के अकाउंट में वहां पे आप मेंटेन कर सकते हो, लेकिन सिर्फ उतना ही अमाउंट जितना आपको वहां के वहां उसी करेंसी में खर्च करना है। मतलब एक अमाउंट की लिमिट है कि कितना आप रख सकते हो, जितना आपको वहां खर्च करना है, मतलब जितना रख रहे हो पूरा खर्च करना पड़ेगा। और कब तक रख सकते हो, पेंडिंग यूटिलाइजेशन, जब तक वो यूटिलाइज नहीं हो रहा। ठीक है, फॉरेन करेंसी जितना आपको खर्चा करना है उतना, और कब तक आप रख सकते हो, जब तक आपका वो खर्चा हो नहीं जाता, पेंडिंग यूटिलाइजेशन ऑफ द मनी मेंट फॉर द पर्पस जिसके लिए आपने रेज किया था। ठीक है, फिर है टिल यूटिलाइजेशन। अब जब तक यूटिलाइज नहीं होता तब तक वो पैसा कहां रहेगा, सामने वाला तो आपको बोलेगा ना कि डिसबर्समेंट ले लो, डिसबर्समेंट ले लो, तो कुछ टाइम गैप हो सकती है रेज करने में और एक्सपेंड करने में, टाइम गैप हो सकती है। तो टिल दैट टाइम आप क्या करोगे उस पैसे का, तो पहला है आप वहीं डिपॉजिट करो। ठीक है, डिपॉजिट्स में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में आप पैसा लगा सकते हो वहां पे। और अदर प्रोडक्ट्स ऑफ बैंक रेटेड नॉट लेस देन AA-, ये तो नॉर्मल रेटिंग है, हर जगह आपने पढ़ी होगी, बहुत सारे चैप्टर्स में आने वाली, एनसीईआरटी में भी पढ़ा है हमने। AA- काफी रिकॉग्नाइज रेटिंग है, तो इससे कम की रेटिंग वाले डिपॉजिट्स या प्रोडक्ट्स नहीं होने चाहिए। मिनिमम रेटिंग AA- होना चाहिए फॉर S&P एंड फिच। एंड अगर मूडीज का है तो AA, मतलब कैपिटल A स्मॉल a 3, ये उसका रेटिंग सिंबल है। तो इससे नीचे के रेटिंग के प्रोडक्ट में आप पैसा नहीं लगा सकते, मिनिमम रेटिंग है। ठीक है, प्रोडक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है, डिपॉजिट, सर्टिफिकेट डिपॉजिट और एनी अदर प्रोडक्ट, सिर्फ रेटिंग इंपॉर्टेंट है कि ये मिनिमम रेटिंग है, इससे कम की रेटिंग वाले प्रोडक्ट में आप पैसा नहीं लगा सकते। फिर है ट्रेजरी बिल्स एंड अदर मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ 1 ईयर मेच्योरिटी हैविंग रेटिंग एज पर द डिपॉजिट। ठीक है, जो AA- है और जो AA3 वाला जो रेटिंग है मूडीज का, ये रेटिंग वाले ट्रेजरी बिल या कोई भी मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट जिसका मेच्योरिटी पीरियड अप टू 1 ईयर है, उसमें आप पैसा लगा सकते हो। या फिर आप फॉरेन ब्रांच में जमा करा सकते हो, इंडिया के बैंक के फॉरेन ब्रांचेस में या सब्सिडरीज में आप पैसा जमा कर सकते हो, वहां डिपॉजिट कर सकते हो नॉर्मल फॉरेन करेंसी अकाउंट में। ठीक है, तो ऐसे 3 ऑप्शन है आपके पास। नंबर 1, डिपॉजिट्स और सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स और एनी अदर प्रोडक्ट विद मिनिमम रेटिंग, ट्रेजरी बिल्स और अदर मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अप टू 1 ईयर विद द सेम रेटिंग, मिनिमम रेटिंग। एंड थर्ड इज डिपॉजिट्स विद फॉरेन ब्रांचेस और फॉरेन सब्सिडीज ऑफ इंडियन बैंक एब्रॉड। ठीक है, 3 जगह पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो पेंडिंग यूटिलाइजेशन ऑफ योर मनी। सिंपल है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। फिर अगर आपका फॉरेन में खर्चा नहीं है, फॉरेन करेंसी में लिया है और आपको खर्चा इंडिया में करना है, समझो सिचुएशन समझो। नॉर्मली फॉरेन करेंसी में आपने क्यों लिया, क्योंकि वहीं के वहीं खर्चा करना था, तो आप वहीं के वहीं रख दो, इन्वेस्ट कर लो जब तक, और जैसे ही पेमेंट करना है थर्ड पार्टी को तो वहीं के वहीं पे कर दो। तो ये तो लॉजिकल हो गया कि फॉरेन करेंसी में लिया था क्योंकि फॉरेन करेंसी में बाहरी खर्च करना था। पर अगर कोई ऐसा इंसान है जिसने फॉरेन करेंसी में लिया है पर पैसा इंडिया में खर्च करना है, तो फिर ये रूल अप्लाई होगा कि फिर उसको इंडिया में पैसा लाना पड़ेगा। फिर वो फॉरेन में पैसा नहीं रख सकता क्योंकि फॉरेन में खर्चा करना ही नहीं है, खर्चा इंडिया में करना है और इंडिया रुपी में करना है। तो ये रूल अप्लाई होगा। मेंट फॉर रुपी एक्सपेंडिचर शेल बी रीपाट्रिएटेड इमीडिएटली। इमीडिएटली रीपाट्रिएट करो, वापस इंडिया में लाओ, ठीक है, रीपाट्रिएटेड, और रुपी अकाउंट में जमा करो। आपका जो
ऑथराइज्ड डीलर है, ऑथराइज्ड डीलर बैंक एडीबी ऑफ कैटेगरी 1 लेवल, ठीक है, वो ये सर्विसेज दे सकता है। तो एडी कैटेगरी 1 बैंक में इंडिया में रुपी अकाउंट में आपको ये जमा करना है, आपको रिपाट्रेट करना है, कन्वर्ट करके आपके इंडियन रुपी में ये आ जाना चाहिए, क्योंकि दिस इज मेंट फॉर रुपी एक्सपेंडिचर। तो क्या मेंट है, मतलब काई के लिए आपने लिया है, फॉरेन करेंसी खर्चा है, तो फॉरेन करेंसी अकाउंट मतलब फॉरेन में आप रख सकते हो। रुपी में आपको खर्चा करना है तो इंडिया में आपका जो ऑथराइज डीलर है उसके बैंक में आपका जो रुपी अकाउंट मेंटेन्ड है आपका, उसमें आपको रिपाट्रेट करना है, पैसा फॉरेन करेंसी कन्वर्ट करके इंडिया में लाना है। फिर सेम कि अगर टाइम गैप है, एक्चुअल खर्च होने में टाइम है, टिल दैट टाइम आप उसका क्या करोगे, तो आप टर्म डिपॉजिट में पैसा रख सकते हो अप टू 12 मंथ्स, ठीक है, अप टू 12 मंथ्स के लिए आप टर्म डिपॉजिट्स में टर्म डिपॉजिट बना के ये जो एडी कैटेगरी 1 बैंक है इसमें आप रख सकते हो, और ये अनएनकम्बर्ड फॉर्म में रखना है, मतलब इसको आप गिरवी नहीं रख सकते। टर्म डिपॉजिट गिरवी रख के एक और लोन ले लिया, ये सब धंधे आप नहीं कर सकते। अनएनकम्बर्ड फॉर्म में ये पैसा कोई भी टर्म डिपॉजिट में होना चाहिए जो आप एडी वाले बैंक में रखोगे, ठीक है, अनएनकम्बर्ड फॉर्म में होना चाहिए, उस पर कोई चार्ज, प्लेज, हाइपोथिकेट या कोई और बेनिफिट आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो इंडिया में ऐसा है, ठीक है। ये पूरा आपका हो गया पार्किंग ऑफ फंड्स, ईसीबी प्रोसीड्स, सिंपल है। दोनों में एक पॉइंट है, मेंट फॉर फॉरेन करेंसी एक्सपेंडिचर, मेंट फॉर रुपी एक्सपेंडिचर। फिर पेंडिंग यूटिलाइजेशन आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे, यहाँ 3 ऑप्शन है, यहाँ एक ही ऑप्शन है। बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए सर, ये हो गया पार्किंग ऑफ ईसीबी प्रोसीड्स। फिर आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो बदला है, जिसमें काफी बदलाव आए हैं, वो है एमएएमपी। एमएएमपी मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड, मतलब एक टेनोर है, मिनिमम टेनोर, कि अगर आप बाहर से पैसा ला रहे हो तो एक मिनिमम टेनोर के लिए लेना पड़ेगा, मतलब वो नहीं 15 दिन 20 दिन ऐसे ही, ये सब नहीं है, मिनिमम टेनोर एक होना चाहिए। तो अब इन जनरल टेनोर है 3 साल, पहले अलग अलग था, पहले इसलिए 3 ट्रैक्स थे, अलग अलग टेनोर था उनका। अब इन जनरल कंबाइन करके उन्होंने बोल दिया कि नॉर्मली बाय डिफॉल्ट अगर आप बाहर से पैसा ले रहे हो, बाय डिफॉल्ट 3 साल मिनिमम सबके लिए एवरेज मेच्योरिटी पीरियड होगा, एक्सेप्ट द फॉलोइंग। फिर कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए, कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए, या कोई स्पेसिफिक पर्सन ले रहा है तो उसके लिए एक्सेप्शनल मेच्योरिटी पीरियड भी दिया हुआ है। बाय डिफॉल्ट अगर आपके लिए कोई स्पेशल टेनोर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट आप पे कितना टेनोर लगेगा, 3 साल, ये आपको ध्यान देना है। ये हम जो पढ़ रहे हैं ये एक्सेप्शन लिस्ट है कि कब कब 3 साल नहीं है, कब कब 3 साल नहीं है। अगर आप नीचे की लिस्ट में हो तो जो लिखा है ईयर वो लेना है, अगर आप नीचे की लिस्ट में नहीं हो तो आपके 3 साल अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है कंसेप्ट। चलिए, तो जनरल टेनोर कितना है, 3 साल, एक्सेप्ट स्पेसिफिक कैटेगरीज मेंशन बिलो, इनके लिए 3 साल नहीं है। तो अगर आप नीचे में आते हो तो आपको जो प्रिस्क्राइब किया गया आप उसमें आओगे, अगर आप नीचे की लिस्ट में नहीं हो तो मतलब आपका बाय डिफॉल्ट 3 साल का मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान देना है, इसकी वर्डिंग्स पे ध्यान देना है, वर्डिंग्स थोड़े से केयरफुली पढ़ना है। नंबर 1, बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पर फाइनेंशियल ईयर, एक साल में अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मतलब कौन है बस वो स्पेसिफाई किया है, क्या पर्पस के लिए लिया गया है वो ओपन है। कोई भी मतलब मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, अगर वो कोई भी पर्पस के लिए ले रही है और अगर उसका जो अमाउंट है वो $50 मिलियन तक है, या इंडियन रुपी में भी ले सकता है, तो और इक्विवेलेंट भी लिखा हुआ है कि $50 मिलियन का इक्विवेलेंट जो इंडियन रुपी है उतना है। कौन है, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, साल में कितना बोरो कर रहे हैं, $50 मिलियन या इक्विवेलेंट तक, तो आपका मिनिमम टेनोर होगा 1 साल, तो आपका मिनिमम टेनोर होगा 1 साल। सर $50 मिलियन से ज्यादा होगा तो 3 साल, बाय डिफॉल्ट जो आप इसमें नहीं आ रहे हो मतलब 3 साल, सिंपल है, ध्यान देना है। तो कौन, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, क्या पर्पस के लिए, नॉट स्पेसिफाइड, मतलब कोई भी पर्पस के लिए होगा, अमाउंट की लिमिट डाल दी है, $50 मिलियन तक है या इक्विवेलेंट तक है तो 1 साल आपका मिनिमम टेनोर होगा, और अगर 50 मिलियन से ज्यादा चल जाता है फिर 3 साल हो जाएगा, ठीक है। चलो, मतलब ये छोटे एंटिटीज को एक रिलैक्सेशन है कि छोटा मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, $50 मिलियन तक 1 साल में ले लेता है, तो आप 1 साल रखो, जितना ज्यादा मेच्योरिटी पीरियड होगा उतना रेस्ट्रिक्टिव है, आपको ये समझना है, उतना आप बंध जाओगे, उतने लंबे समय के लिए आपको पैसा लेना पड़ेगा, तो जितना कम टेनोर है मतलब उतना रिलैक्स्ड है। चलिए, पहला हो गया मैन्युफैक्चर, बोलते जाओ, साथ साथ में बोलते जाओगे तो याद होते जाएगा, नहीं तो सर इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है इसमें, ठीक है। पहला क्या था, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पर ईयर
पर फाइनेंशियल ईयर अप टू $50 million तक और इक्विवेलेंट तक आप लेते हो तो आपका टेनोर होगा 1 साल। सेकंड, अब ध्यान दो, अब कौन बोरो कर रहा है वो नहीं दिया है, कहां से बोरो कर रहा है वो दिया है। फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब क्या है, ऊपर लिखा था बाय, मतलब लेने वाला कौन है वो स्पेसिफाइड है, अब देने वाला स्पेसिफाइड है। रिकॉग्नाइज लेंडर में 4 लोग पढ़े थे अपन ने, उसमें से एक ही कवर्ड है कि अगर आप कोई भी हो, इंडिया में कोई भी हो, अगर आप फॉरेन इक्विटी होल्डर से आप ले रहे हो, मतलब रिकॉग्नाइज लेंडर कौन है, फॉरेन इक्विटी होल्डर है, और इंडिया में कोई भी ले रहा है, फॉर अ पर्पस भी स्पेसिफाइड है। तो ये आपको ध्यान देना है, 3 एलिमेंट्स होते हैं, नॉर्मली 3 या 4 एलिमेंट्स होते हैं। पहला एलिमेंट है लेने वाला कौन है, देने वाला कौन है, अमाउंट की लिमिट और पर्पस की लिमिट। 4 ऐसे क्राइटेरिया होते हैं। अब सब में 4-4 नहीं दिए, आपको बस यही ध्यान देना है कब क्या लिमिट दी है, बाकी जो लिमिट्स है वो ओपन अज्यूम कर लेना है। तो यहां लेने वाला कोई भी हो सकता है, देने वाला फिक्स्ड है, फॉरेन इक्विटी होल्डर है, और पर्पस भी स्पेसिफाई कर दिया है कि या तो आप वर्किंग कैपिटल के लिए ले रहे हो, वर्किंग कैपिटल पर्पस, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, 10 बार आप पढ़ चुके हैं जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, ठीक है। और फॉर रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन, ये भी अलाउड है कि एग्जिस्टिंग आपका कोई रुपी का लोन है, रुपी करेंसी में आपने लिया हुआ है, उसको रीपे करने के लिए आप फॉरेन करेंसी या ईसीबी ले रहे हो तो चलता है, अलाउड है, पढ़ेंगे अपन और आगे आएगा, ठीक है। तो 3 पर्पस हैं, वर्किंग कैपिटल, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस या फॉर रीपेइंग द रुपी लोन। ये 3 पर्पस के लिए अगर आप फॉरेन इक्विटी होल्डर से ले रहे हो पैसा तो मिनिमम आपको 5 साल के लिए लेना पड़ेगा, मिनिमम आपको 5 साल, 5 ईयर्स के लिए आपको लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे आपको ध्यान देना है क्या क्या स्पेसिफाइड है। आगे बढ़ते हैं। फॉर मतलब सिर्फ पर्पस दिया है, लेने वाला भी कोई हो सकता है, देने वाला भी कोई भी हो सकता है, लेने वाला भी कोई भी हो सकता है, देने वाला भी कोई भी हो सकता है। पर्पस की लिमिट डाल दी है कि अगर आपका पर्पस वर्किंग कैपिटल है, या आपका पर्पस जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है, या ऑन लेंडिंग बाय एनबीएफसी, मतलब यही पर्पस के लिए एनबीएफसी ले रही है और एनबीएफसी ये पर्पस के लिए खर्च करने वाली है। एनबीएफसी इंटरमीडिएट आपको पता ही है, तो ऑन लेंडिंग करती है, वो पैसा लेती है, ईसीबी से माइट भी लिया होगा, और ऑन लेंडिंग इसी पर्पस के लिए कर रही है। 3-4 जगह आएगा, ठीक है। ऑन लेंडिंग क्या है, लिया ईसीबी से और फिर ये पर्पस के लिए खर्च किया, तो उसको कहते हैं ऑन लेंडिंग। ऑन लेंडिंग बाय एनबीएफसी फॉर अबव, यानी वर्किंग कैपिटल पर्पस और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो ये 2 पर्पस के लिए कोई भी इंसान किसी भी इंसान से लेगा तो आपका टेनोर होगा 10 साल। सर ऊपर भी तो वर्किंग कैपिटल था, तो वही बोल रहा हूं, आप जिस कैटेगरी में बैठते हो आपको वो देखना है। अगर आप फॉरेन इक्विटी होल्डर से ले रहे हो और वर्किंग कैपिटल पर्पस ही है तो 5 साल आएगा। फॉरेन इक्विटी होल्डर के अलावा किसी से लोगे तो आप नीचे में आ जाओगे, फिर आपको 10 साल आएगा। तो ये बहुत कैटेगरीज में फिट मतलब देखना है आपको, ठीक है। तो कोई भी इंसान किसी भी इंसान से, ऑब्वियसली कोई और कैटेगरी में आप नहीं आ रहे हो, तो वर्किंग कैपिटल पर्पस है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है, तो आपका टेनोर मिनिमम होना चाहिए 10 साल। फिर है पर्पस का लिमिट है, फिर से रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन अवेल। अब सर ऊपर रुपी का ये भी था, तो वही मैं कह रहा हूं, अगर आप फॉरेन इक्विटी होल्डर से ले रहे हो रुपी पेमेंट तो 5 साल आएगा, और किसी से लोगे क्योंकि रिकॉग्नाइज अंडर में और भी लोग हैं, ठीक है। तो आप यहां नीचे आओगे, फॉर रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन अवेल डोमेस्टिकली फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसमें भी 2 कैटेगरी है, फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब जो 4th और 5th पॉइंट है वो एक ही है, रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन। टॉपिक क्या है, रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन, जो आपने इंडिया से लिया था, इंडिया से डोमेस्टिकली इंडियन रुपी का लोन लिया है आपने ऑलरेडी, उसको आपको रीपे करना है। अब वो 2 पर्पस के लिए लिया हो सकता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लिया हो सकता है और कोई पर्पस के लिए भी लिया हो सकता है। तो अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लिया था तो 7 साल मिनिमम टेनोर होगा, उसको रीपे करने के लिए आप ईसीबी ले रहे हो तो ईसीबी जो लेने वाले हो उसका टेनोर 7 साल है। डोमेस्टिक जो है उसका टेनोर नहीं लिखा हुआ, उसका सिर्फ करेंसी दिया है कि डोमेस्टिकली आपने इंडियन रुपी में कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लिया था। तो अब जो ईसीबी आप लेने वाले हो फॉर रीपेइंग दैट डोमेस्टिक लोन, वो ईसीबी का टेनोर होना चाहिए 7 साल। और अगर अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए आपने इंडियन रुपी लोन लिया था जिसको आपको रीपे करना है, देन जो आप ईसीबी बोरो करने वाले हो उसका मिनिमम टेनोर होना चाहिए 10 साल। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है के लिए आपने रुपी लोन लिया था तो 7 साल का ईसीबी मिनिमम, और अगर अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो 10 साल का ईसीबी आपको लेना पड़ेगा। तीनों में सेम, ऑन लेंडिंग बाय एनबीएफसी फॉर अबाउ पर्पस, ठीक है। पर्पस बस आपको ध्यान देना है। तो ऐसे 5 पॉइंट है, तो 4th और 5th को कंबाइन भी कर सकते हो, मतलब 4 ही पॉइंट्स हैं। बोलो क्या है। पहला, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अमाउंट की लिमिट है $50 मिलियन तक है और इक्विवेलेंट है तो 1 साल।
फिर अगर आप स्पेसिफिक फॉरेन इक्विटी होल्डर से ले रहे हो और आप 3 पर्पस के लिए ले रहे हो, वर्किंग कैपिटल पर्पस, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन, तो आपका 5 साल आएगा। फिर अगर आप पर्पस स्पेसिफाइड है, वर्किंग कैपिटल पर्पस आप ले रहे हो, तो कितना था, 5 साल, सॉरी 10 साल। हाँ, थर्ड पॉइंट, वर्किंग कैपिटल पर्पस, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस 10 साल। और फिर रुपी लोन के लिए है तो उसमें 2 हैं। रुपी लोन को रीपे करने के लिए अगर आप ले रहे हो, तो अगर आपने वो रुपी लोन कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए था तो 7 साल, अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लिया था तो 10 साल। ठीक है, सिंपल है। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, और फिर दिया हुआ है कि ये जो 2 से लेके 5 तक है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी छोड़ के बाकी जितने भी है उस पे एक लिमिट है, कैन नॉट बी रेज्ड फ्रॉम फॉरेन ब्रांचेस और सब्सिडियरी ऑफ इंडियन बैंक। ठीक है, ये जितने भी ईसीबी आप लेने वाले हो फॉर वर्किंग कैपिटल, फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, ये सब इंडिया के फॉरेन ब्रांचेस से आप नहीं ले सकते। मतलब वो इसके अलावा जो भी नॉर्मल बैंक लोन्स है, नॉर्मल कोई और पर्पस के लिए होगा, फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए होगा, कोई और पर्पस के लिए होगा, जो वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए नहीं है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए नहीं है, रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन के पर्पस के लिए नहीं है, इन 3 पर्पस के छोड़ के जो भी लोन्स होंगे वो आप फॉरेन सब्सिडरीज या फॉरेन ब्रांचेस ऑफ इंडियन बैंक से आप ले सकते हो। पर ये जो 2nd से लेके 5th तक पॉइंट है, ये आप फॉरेन ब्रांचेस और फॉरेन सब्सिडरीज ऑफ इंडियन बैंक से नहीं ले सकते, प्रोहिबिटेड है। ठीक है, स्पेशल पॉइंट है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है आपका मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड। ठीक है, मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड। चलिए सर आगे बढ़े, साथ साथ में बोलते जाना है सर, नहीं तो ढेर हो जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है एंड यूज ऑफ फंड्स। ठीक है, एंड यूज ऑफ फंड्स, कि पैसा आप कहां लगा सकते हो। तो लगा तो कहीं भी सकते हो भाई, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं लगा सकते, बस कुछ चीजें मना की गई हैं। मतलब निगेटिव लिस्ट का कंसेप्ट है कि बाय डिफॉल्ट सब अलाउड है, ये छोड़ के, मतलब निगेटिव लिस्ट दिया है कि यहां यहां बस पैसा नहीं लगा सकते, इसके अलावा आपको जहां लगाना है आप लगाओ। तो निगेटिव लिस्ट में क्या क्या है एंड यूज ऑफ फंड्स। नंबर 1, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में आप पैसा नहीं लगा सकते ईसीबी का। फिर है कैपिटल मार्केट में भी ईसीबी से बोरो करके इंडिया में कैपिटल मार्केट में आप पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इंडिया में ही इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स आप नहीं कर सकते, बरोबर, मतलब आप अपनी कमाई से करो, बाहर से बोरो करके इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इक्विटी इन्वेस्टमेंट लोन लेके कैसे करोगे, वो भी बाहर से। ठीक है, तो अलाउड नहीं है। रियल एस्टेट में भी नहीं लगा सकते, कैपिटल मार्केट में नहीं लगा सकते, इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते, वर्किंग कैपिटल पर्पस भी नहीं कर सकते, एक्सेप्ट जो ऊपर अलाउड है। ऊपर अलाउड था ना कुछ कुछ, अगर आप वो टेनोर फॉलो करते हो, मतलब ये आपको 3 साल के हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, अब वो कुछ वर्किंग कैपिटल पर्पस अलाउड था, याद आ रहा है, फॉरेन इक्विटी होल्डर है तो आप यानी थोड़ा ज्यादा टेनोर लेके ले सकते हो। तो जहां जहां वर्किंग कैपिटल को अलाउ किया है बस वो अलाउड है, उसके अलावा मतलब अलाउड नहीं है। ठीक है, फिर है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, सेम इन जनरल मना किया हुआ है, बट ऊपर जो अलाउ किया था कि अगर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए और मिनिमम उतने टेनोर के लिए आप लेते हो तो ठीक है, मिनिमम उतने टेनोर के लिए नहीं लेते हो तो अलाउड नहीं है। ठीक है, फिर रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन, सेम ऊपर जितना अलाउड है उतना ही अलाउड है, उसके अलावा फिर अलाउड नहीं है। अब ये जो DEF है, इधर भी है उधर भी है, तो आपको ध्यान देना है कि अगर आप ऊपर के ये टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो कर रहे हो, उतने मिनिमम टेनोर का आप ले रहे हो तो ठीक है, नहीं तो फिर अलाउड नहीं है। मतलब जो 3 साल का जनरल टेनोर है वो अलाउड नहीं है। ये स्पेशल टेनोर के लिए आप लेते हो तो ठीक है, नहीं तो अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान देना, मतलब 3 पॉइंट्स आपको ऊपर के हैं, याद हो ही जाने चाहिए, वर्किंग कैपिटल पर्पस, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन, और 3 लॉजिकल पॉइंट्स हैं, रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट कैपिटल मार्केट या इक्विटी इन्वेस्टमेंट, 3 और 3 6। और नीचे के जो 3 पॉइंट्स थे, वर्किंग कैपिटल, जनरल पर्पस, रीपेमेंट रुपी लोन, इन तीनों में अपन ने ऊपर पढ़ा था ऑन लेंडिंग में NBFC, तो सेम वो 7वां पॉइंट है, ऑन लेंडिंग टू एंटिटीज फॉर द अबव पर्पस। मतलब पूरे 6 पॉइंट में अबव पर्पस के लिए भी आप ऑन लेंडिंग के लिए भी पैसा नहीं दे सकते, मतलब इनडायरेक्टली भी पैसा इन ऊपर के 6 पर्पस के लिए नहीं लग सकता, एक्सेप्ट जो अलाउड है। ऊपर अलाउ किया था ना, 3 पर्पस के लिए अलाउड है, मिनिमम टेनोर अगर आप फॉलो कर रहे हो तो वर्किंग कैपिटल पर्पस, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन, इन तीनों के लिए ऑन लेंडिंग भी चलती है। तो ये 3 के लिए बस अलाउड है। ठीक है, वो ब्रैकेट में एक्सेप्ट में दिया हुआ है। तो इन जनरल ऑन लेंडिंग मना की है ऊपर के 6 पर्पस के लिए। फिर 3 पर्पस के लिए जो वर्किंग कैपिटल, जनरल कॉर्पोरेट और रुपी लोन के लिए अलाउ किया है सब्जेक्ट टू मिनिमम टेनोर, वो बस उतना अलाउड है, इन जनरल फिर मना किया है। ठीक है, तो ऐसे 6 पॉइंट्स हैं एक्चुअली, रियल एस्टेट, कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल पर्पस, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन। ठीक है,
चलिए, तो ये हो गया एंड यूज ऑफ फंड्स, ठीक है, नेगेटिव लिस्ट का कंसेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। फिर है, क्या मैं करेंसी बदल सकता हूं लोन लेने के बाद? क्या मैं लोन की करेंसी बदल सकता हूं? चेंज इन करेंसी ऑफ बोरिंग, ठीक है। तो पहला है, अब पॉसिबिलिटी क्या है, आपने फॉरेन करेंसी में लिया होगा, अब फॉरेन करेंसी ऑलरेडी फॉरेन करेंसी है, अब आप बदलोगे क्या? कोई और फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी एक नहीं होती, फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी बहुत सारी है, 15-16 आई थिंक। तो एक फॉरेन करेंसी से दूसरे फॉरेन करेंसी भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब मैं कन्वर्ट करूंगा क्यों? क्योंकि प्लान में बदलाव हो सकता है। पहले मैं मशीनरी यूएस से लेने वाला था, अब मैं मशीनरी सिंगापुर से ले रहा हूं, तो करेंसी अलग अलग है। या मैं कोई और यूरोपियन कंट्री से ले रहा हूं, मुझे यूरो की जरूरत है, तो मैंने लोन डॉलर में लिया था, पर अब मुझे पेमेंट यूरो में करना है, तो मैं लोन की करेंसी बदलने की सोच रहा हूं, ठीक है। तो एक ये हो गया कि फ्रॉम वन फॉरेन करेंसी टू अनदर, वही फ्रीली कन्वर्टेबल का रूल लगेगा। एग्जिस्टिंग भी जो आपकी फॉरेन करेंसी है दैट इज ऑल्सो फ्रीली कन्वर्टेबल, जिसमें आप कन्वर्ट करते हो फॉरेन करेंसी जो होगी वो भी फ्रीली कन्वर्टेबल में होनी चाहिए, तो अलाउड है, ठीक है। ध्यान दो, पहला अनदर फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी में आपको कन्वर्ट करना है, यस इट इज अलाउड। फिर दूसरा क्या बदलाव है कि फॉरेन करेंसी से इंडियन रुपी में आप कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, हो सकता है वो पैसा भी इंडिया में खर्च करना है आपको, तो वो भी अलाउड है। तो फॉरेन करेंसी से दूसरे फॉरेन करेंसी में भी अलाउड है, फॉरेन करेंसी से इंडियन रुपी में भी अलाउड है, क्योंकि इसमें अपने एक्सचेंज रेट का नुकसान नहीं है। आप बेच क्या रहे हो, मतलब कन्वर्ट क्या हो रहा है, फॉरेन करेंसी, तो इंडिया में कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है। फॉरेन करेंसी से इंडिया में कर रहे हो तो अच्छा है ना, आप रुपी बाय करोगे तो अपना एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, ये तो इंडिया के लिए फायदा है। और वन फॉरेन करेंसी टू अनदर फॉरेन करेंसी करोगे तो इंडिया को कोई लेना देना भी नहीं, तो ये दोनों इसलिए अलाउ किया है। लेकिन सर उल्टा करोगे तो इंडिया का नुकसान है कि आपने इंडिया रुपी लोन लिया है, अब आपको डॉलर में कन्वर्ट करना है, मतलब आप रुपी बेचोगे और डॉलर खरीदोगे, तो इससे अपना एक्सचेंज रेट अफेक्ट होता है, तो ये हम अलाउ नहीं करेंगे। बहुत ही लॉजिकल पॉइंट है, याद हो जाएगा आपको, ठीक है। चेंज फॉर आईएनआर लोन, मतलब आपका अभी आईएनआर लोन है और आपको कन्वर्ट किस में करना है, एनी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी लोन, मतलब आपने रुपी लोन ले लिया है, अब आप कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, रुपी आपको बेचना पड़ेगा, रुपी बेचोगे रुपी का रेट गिरेगा, वो हम अलाउ नहीं कर सकते, ठीक है, तो नॉट अलाउड, तो लॉजिकल है, ठीक है। तो ये पूरा हो गया चेंज ऑफ करेंसी ऑफ बोरिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है सर एक लंबा पॉइंट है, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। ये पूरा ईसीबी में आपको कहां कहां क्या क्या रिपोर्ट करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला रिक्वायरमेंट है LRN, लोन रजिस्ट्रेशन नंबर, कि आपको आरबीआई से पहले एक लोन रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा, मतलब आपको फॉर्म भर के पूरा वो सब प्रोसीजर करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो दिया है। ईसीबी ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग LRN, मतलब आपका एज अ बोरोवर आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, अप्रूवल की बात नहीं हो रही, रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है कि भाई आप बोरो कर रहे हो, बाहर से कर रहे हो, कोई भी करेंसी में करो, आप रजिस्टर तो करो पहले आरबीआई से, आ रहा है समझ में, तो आप पहले रजिस्ट्रेशन करो एज अ बोरोवर, आप रजिस्टर कर रहे हो एज अ बोरोवर। ईसीबी ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग LRN फ्रॉम आरबीआई। अब ये कैसे होगा, तो ये एप्लीकेशन जो है ये एक्चुअली एडी बैंक के थ्रू होता है, आपको एडी बैंक को देना है, क्या देना है, सबमिट ईसीबी फॉर्म। ईसीबी फॉर्म आप सबमिट करो, उसमें सारे आपके टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होने चाहिए। ये रजिस्ट्रेशन कब करा रहे हो, जो आपको लेना है एक्चुअली, प्री रजिस्ट्रेशन या प्री मतलब जब लेना है, एक्चुअली डिसाइडेड है, बातचीत हो गई तब करना है। तो ईसीबी फॉर्म भरना है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होने चाहिए, ये बोरोवर सबमिट करेगा टू एडी बैंक, फिर वो एडी बैंक इन टर्न अप्लाई करेगा टू आरबीआई। आरबीआई में एक अलग से डिवीजन है DSIM, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, ठीक है, ईसीबी डिवीजन है। ईसीबी डिवीजन में DSIM करके है, उसका जो डायरेक्टर है उसको ये सारे एप्लीकेशन फॉरवर्ड होंगे। एडी जो बैंक है आपका कैटेगरी 1 का, ये फॉरवर्ड करेगा एप्लीकेशन टू DSIM, और आपको लोन एग्रीमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोन का कोई अप्रूवल नहीं ले रहे, हम सिर्फ अपने आप को रजिस्टर करवा रहे हैं एज ए बोरोवर, तो यहां आपको लोन एग्रीमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू सबमिट एनी कॉपी ऑफ लोन एग्रीमेंट, ठीक है। फॉरेन एंटिटी से आपने जो लोन एग्रीमेंट किया होगा वो यहाँ पे नहीं देना है, उसका यहाँ कोई काम नहीं है, आपके सिर्फ जनरल डिटेल्स यहाँ पे देने होते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन डायरेक्टली नहीं होता, इनडायरेक्टली होता है, आप सबमिट करते हो अपने एडी बैंक में, और एडी बैंक फॉरवर्ड टू द डायरेक्टर ऑफ DSIM ऑफ ईसीबी डिवीजन ऑफ आरबीआई, ठीक है।
तो ये है आपका पहला कंप्लायंस, लोन रजिस्ट्रेशन नंबर आपको पहले लेना होता है। फिर है चेंजेस इन टर्म्स ऑफ ईसीबी। अगर आप ईसीबी के टर्म्स एंड कंडीशन में बदलाव करते हो, टेनोर बदलते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट बदलते हो, करेंसी बदलते हो, बहुत सारी चीजें आप बदल सकते हो, तो आप क्या आप करोगे? चेंजेस इन ईसीबी पैरामीटर्स, पैरामीटर्स में मैंने वो एग्जांपल दे दिए, रेट, या हो सकता है लेंडर आप बदलो, लोन ट्रांसफर करो, या बहुत सारी चीजें हो सकती है जो जो एग्रीमेंट के हिसाब से परमिसिबल होंगी। चेंजेस इन ईसीबी पैरामीटर इन अकॉर्डेंस विद द ईसीबी नॉर्म्स, ठीक है, सबसे पहला कंडीशन है ईसीबी नॉर्म्स के हिसाब से होना चाहिए। जो जो चीजें ईसीबी में अलाउड है, एफडीआई और उसमें सब नॉर्म्स में परमिसिबल है, वही चीजें आप कर सकते हो। इन अकॉर्डेंस विद ईसीबी नॉर्म्स शुड बी रिपोर्टेड टू डीसीआईएम, डीएसआईएम, वही डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, उन्हीं को आपको बस रिपोर्ट करना है थ्रू रिवाइज्ड फॉर्म ईसीबी एट अर्लिएस्ट बट नॉट लेटर देन 7 days फ्रॉम द चेंज। 7 दिन के अंदर नया ईसीबी फॉर्म आपको भर के देना है, जिसमें नए टर्म्स एंड कंडीशन होने चाहिए। नया फॉर्म देना है, प्रोसीजर सेम है, आप एडी बैंक को दोगे, एडी बैंक उसको देगा, उसमें सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशन नए वाले देना है, ठीक है, 7 दिन के अंदर, इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन 7 days फ्रॉम द चेंज। फिर है, ये है सब एक्चुअली रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट एक ही है कि एक बार आपने ले लिया ईसीबी, सब फॉर्म भर दिया, उसके बाद मंथली रिपोर्टिंग करनी होती है ऑफ एक्चुअल ट्रांजैक्शन। इंटरेस्ट पे कर रहे हो, कोई और चीज हो रही है, तो जो भी ईसीबी में आप जो भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, मंथली बेसिस पे आपको रिपोर्ट करना होता है। तो एक ही रेगुलर कॉम्प्लायंस है, ठीक है, मंथली रिपोर्टिंग ऑफ एक्चुअल ट्रांजैक्शंस। रिपोर्ट द एक्चुअल ईसीबी ट्रांजैक्शंस थ्रू एडी बैंक थ्रू फॉर्म ईसीबी 2, ये आपको ध्यान देना है। जब आप एलआरएन ले रहे थे तो फॉर्म ईसीबी था, सिर्फ फॉर्म ईसीबी। फिर आप जो मंथली रिपोर्टिंग करोगे वो होगा ईसीबी 2, ऑब्वियसली ऑन मंथली बेसिस, सो एज टू रीच द डीएसआईएम विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। तो देखो डेज भी याद करने के लिए आसान है, टर्म्स एंड कंडीशंस बदल रहे हो तो भी 7 वर्किंग डेज है। एक्चुअल मंथली रिपोर्टिंग है तो मंथ एंड से 7 वर्किंग डेज के अंदर आपको डीएसआईएम तक पहुंचा देना है। मतलब सफिशिएंटली 1-2 दिन पहले आप अपने एडी बैंक को दे दो, एडी बैंक फिर आप आगे फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। तो 7 दिन के अंदर डीएसआईएम डिपार्टमेंट तक पहुंच जाना चाहिए, ठीक है, ईसीबी 2। और फिर है लेट सबमिशन फी। अगर आप ये 7 डेज में नहीं भर पाए तो आपको उसको रेगुलराइज करना पड़ेगा, मतलब आपके डिफॉल्ट को रेगुलराइज करना पड़ेगा और आपको एक फी भरनी पड़ेगी। हर लॉ में होती है लेट सबमिशन फी, एलएसएफ, ठीक है, फॉर डिले इन रिपोर्टिंग, फॉर रेगुलराइजिंग द डिले इन रिपोर्टिंग। तो डेज वाइज है, हर जगह टैक्स वगैरह में भी आप पढ़ते ही होंगे कि डेज वाइज होती है। अप टू 30 डेज का अगर डिफॉल्ट है तो 5,000 रुपए फ्लैट, 5,000 रुपए आपको पेनल्टी यानी फीस भरनी पड़ेगी और आपका डिफॉल्ट माफ हो जाएगा। अप टू 3 ईयर्स का डिफॉल्ट है, अप टू 3 ईयर्स तो 50,000 पर ईयर, मतलब वही लेस देन 1 ईयर है तो 1 ईयर काउंट होगा, तो पर ईयर फीस है सीधे 50,000 पर ईयर। और पार्ट देयर ऑफ, ठीक है, पार्ट देयर ऑफ भी राउंड अप 1 साल ही माना जाएगा। तो अगर 9 महीने हैं तो 1 साल माना जाएगा, 1 साल कुछ महीने हैं तो भी 2 साल मान के पर ईयर 50,000 आपको पे करना पड़ेगा। और बियॉन्ड 3 ईयर्स है तो फिर पर ईयर का चार्ज बढ़ेगा, ठीक है, 1 लाख पर ईयर, ठीक है, 1 लाख पर ईयर हो जाएगा, ठीक है। तो आप तीनों में से कोई एक में आओगे, तीनों में से कोई एक में आओगे, ठीक है। अप टू 30 है, 3 ईयर्स है या मोर देन 3 ईयर्स है तो आप उस हिसाब से भरोगे। और आपको कैसे भरना है? डीडी के थ्रू, डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, ठीक है, सेम एडी बैंक के थ्रू, बैंक में डीडी बनाना है इन फेवर ऑफ आरबीआई फॉर पेमेंट ऑफ लेट सबमिशन फी, ठीक है, सिंपल है। तो ऐसे 4 आपके रिपोर्टिंग है, लोन रजिस्ट्रेशन नंबर, चेंजेस इन टर्म्स एंड कंडीशंस, मंथली रिपोर्टिंग ऑफ एक्चुअल ट्रांजैक्शंस और फिर है लेट सबमिशन फी। 4 रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर है सिक्योरिटी, कि सिक्योरिटी कैसे क्रिएट होगी। हो सकता है लोन सिक्योर्ड हो, तो सिक्योर्ड लोन है तो सिक्योरिटी कैसे क्रिएट होगी ये हमको पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो सिक्योरिटी कैसे होगी, कैसे आप उसको सिक्योर करोगे, फिर क्या रूल्स अप्लाई होंगे, थोड़े बहुत कुछ पेक्यूलियर रूल्स हैं कि आप कैसे चार्ज क्रिएट करोगे। क्योंकि इसमें क्या होगा कि चार्ज होल्डर जो है वो फॉरेन एंटिटी है, चार्ज किसके फेवर में है? फॉरेन एंटिटी, ठीक है, तो ध्यान देना है। तो पहला है कि चार्ज क्रिएट कौन करेगा,
तो एडी बैंक क्रिएट करेगा, ठीक है। एडी बैंक आर अलाउड टू क्रिएट द सिक्योरिटी, एडी बैंक आर अलाउड टू क्रिएट द सिक्योरिटी। अब ऑब्वियसली जिनसे आप पैसा ले रहे हैं उनके ही फेवर में होगा, तो चार्ज विल बी क्रिएटेड इन द फेवर ऑफ ओवरसीज लेंडर और ओवरसीज ट्रस्टी, यानी जो भी रिकॉग्नाइज लेंडर है उसके नाम पे होगा। मतलब इंडिया के कोई भी एंटिटी के फेवर में नहीं हो सकता, दैट हैज टू बी जिनसे आपने लिया है रिकॉग्नाइज लेंडर के नाम पे आपको फेवर में चार्ज क्रिएट करना है। अब कंडीशंस क्या है, बहुत ही बेसिक कंडीशंस है कि जो आप ईसीबी ले रहे हो जिस पे आप बाद में सिक्योरिटी क्रिएट करोगे, दैट शुड बी इन कंप्लायंस विद द ईसीबी गाइडलाइन। मतलब कोई भी नॉन कंप्लायंट ईसीबी में आप सिक्योरिटी क्रिएट नहीं कर सकते, पहले आपको ईसीबी लेना है, उसमें पूरे गाइडलाइंस फॉलो करना है, उसके बाद आप सिक्योरिटी क्रिएट कर सकते हो, तो ईसीबी गाइडलाइंस का कंप्लायंस लगेगा। सेकंड है कि कंडीशन होना चाहिए, मतलब वॉलेंट्री नहीं होना चाहिए, कंपल्सरी होना चाहिए कि सामने वाला बिना सिक्योरिटी क्रिएट किए पैसा ही नहीं दे रहा। ये काफी रेगुलेशंस में कि इट शुड बी अ कंडीशन इन द लोन एग्रीमेंट। There exists a security clause in the loan agreement requiring ECB borrower to create the security। मतलब ये आउट ऑफ कंपल्शन आप कर रहे हो कि वो सामने वाला बिना सिक्योरिटी क्रिएट किए आपको लोन देने के लिए रेडी नहीं है और इसीलिए आप सिक्योरिटी क्रिएट कर रहे हो। थर्ड है कि इंडिया के जो लेंडर हैं, अरे भाई आप चार्ज क्रिएट करोगे तो इंडिया के लेंडर को भी तो नुकसान हो सकता है ऑलरेडी उन्होंने चार्ज क्रिएट किया हो या उनका भी पारी पासू चार्ज हो, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा फ्रॉम इंडियन लेंडर। हो सकता है वहां के एग्जिस्टिंग लेंडर से उसमें लोन एग्रीमेंट में कंडीशंस होती है कि आप और लोन्स लोगे या पारी पासू चार्ज क्रिएट करोगे तो हमको भाई हमसे एनओसी लेना पड़ेगा, तो है तो आपको लेना पड़ेगा फिर, ठीक है। एनओसी फ्रॉम एग्जिस्टिंग लेंडर्स इन इंडिया हैज बीन ऑब्टेन इन केस ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। तो 3 बेसिक कंडीशन आपको फॉलो करना है। नंबर 1, ईसीबी गाइडलाइंस में आप कंप्लायंस होना चाहिए, लोन एग्रीमेंट में स्पेसिफिक सिक्योरिटी क्लॉज होना चाहिए कि आपको सिक्योरिटी क्रिएट करनी है, उसके बाद ही वो ईसीबी देने वाले हैं। और थर्ड है इंडिया के जो बोरोवर्स हैं, आपके एग्जिस्टिंग जो लेंडर्स हैं, उनसे आपको एनओसी लेना है, ठीक है। 3 कंडीशंस हैं, सिंपल, फिर आप चार्ज क्रिएट कर सकते हो। अब आप कैसे क्रिएट करोगे, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। नंबर 1, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करो जिसको आप फिक्स चार्ज या मॉर्गेज कहते हो, या मूवेबल एसेट पे चार्ज क्रिएट करो जिसको आप फ्लोटिंग चार्ज कहते हो, ठीक है, फिक्स चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज। या फिर आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे भी चार्ज क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, प्लेज या चार्ज जो भी कहो। अब खैर आज तो सब डीमैट है, तो सब प्लेज व्लेज जो भी है चार्ज वो तो डिपॉजिटरी क्रिएट करता है, ठीक है। सिक्योरिटीज तो इधर की उधर आजकल जाती नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। और फोर्थ ऑप्शन है कॉर्पोरेट और पर्सनल गारंटी, ठीक है। 4 तरीकों से आप सिक्योरिटी क्रिएट कर सकते हो, चार्ज ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, चार्ज ऑन मूवेबल प्रॉपर्टी, प्लेज ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी या सिक्योरिटी ऑन फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, एंड फोर्थ इज कॉर्पोरेट और पर्सनल गारंटी। 4 तरीकों से आप सिक्योरिटी क्रिएट कर सकते हो। एक एक में अब पढ़ते हैं कंडीशंस क्या हैं। नंबर 1 कि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट कर रहे हो। अब इसमें आपको ध्यान देना है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करो, इसका क्या मतलब है कि चार्ज होल्डर जो है वो फॉरेन का है। अब अगर चार्ज एनफोर्स होता है, मतलब आपने डिफॉल्ट कर लिया तो इन्वोक होगा, चार्ज इन्वोक या एनफोर्स होगा, तो क्या होगा, तुरंत स्पेशल राइट मिलेगा कि वो उसका ओनर बन जाएगा। समझ में आ रहा है क्या। अब बाहर वाला इंडिया में मूवेबल प्रॉपर्टी ले सकता है कि नहीं, उस पर स्पेशल लॉ है, तो वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन, सिक्योरिटी शैल बी सब्जेक्ट टू फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया रेगुलेशन 2017। तो ये जो फेमा के रेगुलेशन है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया रेगुलेशन 2017, आरबीआई के जो गाइडलाइंस हैं ये आपको पहले फॉलो करने, क्योंकि हो सकता है कि फॉरेन एंटिटी बिकम्स द ओनर ऑफ अ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया, हो सकता है ना, क्योंकि डिफॉल्ट हुआ तो डायरेक्ट वो ओनर बनेगा। तो पहले तो आपको ये गाइडलाइंस फॉलो करनी है, सिक्योरिटी क्रिएट करते वक्त ही फॉलो करना है। फिर है, अब अगर आपको परमिशन मिल जाती है तो इसका ये मतलब नहीं है, क्या मतलब नहीं है, परमिशन शुड नॉट बी कंस्ट्रूड एज परमिशन टू एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया। हम एक्वायर करने का परमिशन नहीं दे रहे, हम लोन का परमिशन दे रहे हैं, जिसमें इवेंट होगा कि आप डिफॉल्ट कर सकते हो, फिर वो चार्ज होल्डर उसका ओनर बन जाएगा, वो अलग है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम रिकॉग्नाइज लेंडर को अलाउ कर रहे हैं कि आप इंडिया में आके इमूवेबल प्रॉपर्टी ले लो, क्योंकि एक्ट जो रेगुलेशन है वो तो एक्विजिशन का है ना, तो हम एक्वायर करने का परमिशन नहीं दे रहे, हम ईसीबी का परमिशन दे रहे हैं, ठीक है, जिसमें चार्ज एक इमूवेबल प्रॉपर्टी पे है।
तो ये ध्यान पूरा क्लैरिफिकेशन दिया है कि परमिशन शुड नॉट बी कंस्ट्रूड एज परमिशन टू एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया, ऐसा नहीं है। और अगर इन्वोकेशन होगा तो क्या होगा, तो क्या वो फॉरेन जो चार्ज होल्डर है क्या वो उसको रख सकता है अपने नाम पे, क्या वो ओनर बन के रह सकता है? नहीं सर, वो ओनर नहीं बन सकता, उसको तुरंत बेचना पड़ेगा, उसको तुरंत बेचना पड़ेगा, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में होल्ड नहीं कर सकता। ठीक है, इन द इवेंट ऑफ इन्वोकेशन और एनफोर्समेंट ऑफ चार्ज इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी सोल्ड ओनली टू द पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है, इंडिया के रेजिडेंट को, जो फेमा गाइडलाइंस में पर्सन रेजिडेंट इंडिया जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से होगा, तो पर्सन रेजिडेंट इंडिया एंड द सेल प्रोसीड शैल बी रिपैट्रिएटेड टू लिक्विडेट द आउटस्टैंडिंग ईसीबी। मतलब पैसा वापस आपको अपने कंट्री में जाके अपना जो आउटस्टैंडिंग ईसीबी है, क्योंकि चार्ज इन्वोक क्यों हुआ, चार्ज इन्वोक क्यों हुआ? अरे भाई आपको ईसीबी के प्रोसीड रिकवर करने हैं ना, आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी में थोड़ी इंटरेस्ट है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट सिर्फ काई के लिए, ताकि आप पैसा रिकवर करो। तो पैसा वहां बेचो, इंडिया में वो रेजिडेंट को बेचो, वो पैसा फॉरेन में लेके जाओ और आपके आउटस्टैंडिंग ईसीबी में से माइनस करो फॉर रीपेमेंट और लिक्विडेशन ऑफ द आउटस्टैंडिंग ईसीबी पेमेंट। ठीक है, तो 3 ऐसे कंडीशंस हैं। नंबर 1, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया रेगुलेशन 2017, ये आपको फॉलो करना है। सेकंड, कि दिस डज नॉट बी कंस्ट्रूड एज परमिशन टू एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया। थर्ड, कि whenever charge will be enforced, the immovable property should be sold to person resident in India and proceeds shall be repatriated for the liquidation of the outstanding ECB। ठीक है, 3 सिंपल कंडीशंस है। ये हो गया इमूवेबल प्रॉपर्टी। फिर है मूवेबल प्रॉपर्टी। अब सर मूवेबल प्रॉपर्टी तो फॉरेन में लेके जा सकते हैं, और मूवेबल प्रॉपर्टी में कोई ऐसा लॉ भी नहीं है, इमूवेबल में है मूवेबल में नहीं है, तो यहां पे अलाउ किया गया कि आप मूवेबल प्रॉपर्टी फॉरेन में भी लेके जा सकते हो और फॉरेन में भी बेच सकते हो, कोई ऐसा कंडीशन नहीं है। इमूवेबल प्रॉपर्टी अलग ही है, उसके लॉज अलग होते हैं, आपको पता ही है। तो चार्ज ऑन मूवेबल एसेट इन इवेंट ऑफ इन्वोकेशन द क्लेम ऑफ लेंडर वेदर लेंडर टेक्स ओवर द मूवेबल एसेट, लेके चले गया, फिर वहां देखेगा वो क्या करना है, या अदरवाइज मतलब उसने इंडिया में बेच दिया। 2 ही ऑप्शन है ना, या तो आप लेके जाओ या तो आप इंडिया में बेच दो। जो भी होगा, आपका जो क्लेम है वो आपके ईसीबी से ज्यादा नहीं होगा। ये तो बहुत ही बेसिक पॉइंट है। अगर मेरा लोन 50,000 का है, मैंने कोई मूवेबल एसेट गोल्ड गिरवी रख दिया, अब वो गोल्ड से सपोज 60,000 रिकवर हो गए, तो क्या वो 60,000 पूरे रखेगा? नहीं। आपको बेसिक पता ही होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, जब भी आप कोई चार्ज या प्लेज या कोई भी स्पेशल राइट देते हो, वो लोन के अमाउंट जितना ही होता है। तो अगर लोन 50,000 का है तो 60,000 में से सिर्फ 50,000 ही वो रख पाएगा, 10,000 उसको वापस देने पड़ेंगे। तो इंडिया में भी लागू है, यहां पे भी लिखा हुआ है, विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द आउटस्टैंडिंग क्लेम अगेंस्ट ईसीबी। जितना ईसीबी का पैसा है उतना ही आप रख सकते हो, उतना ही आपका क्लेम है। एक्सेस कोई अमाउंट है तो आपको भैया वापस करना पड़ेगा। और फिर है एनकम्बर्ड मूवेबल एसेट मे बी टेकन आउट ऑफ द कंट्री सब्जेक्ट टू द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द डोमेस्टिक लेंडर इफ एनी। तो अगर वही एसेट पे किसी और का भी फ्लोटिंग चार्ज है तो इंडिया के वो लेंडर से भी आपको एनओसी लेना पड़ेगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अगर मूवेबल एसेट बाहर लेके जा रहा है फॉर रिकवरी तो एनओसी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बस 2 ही कंडीशन है कि आप बाहर भी लेके जा सकते हो, इंडिया में बेच सकते हो, बस आपका जो क्लेम है वो आउटस्टैंडिंग जितना आपका ईसीबी है उतना ही आपका क्लेम होगा। और इंडिया में अगर आपने किसी और को भी ये उस पर किसी और का भी चार्ज है तो उसका आपको एनओसी लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया चार्ज ऑन मूवेबल एसेट। थर्ड इज चार्ज ओवर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। कोई भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे आप मॉर्गेज या हाइपोथिकेशन क्रिएट कर सकते हो। चलो, तो क्या क्या अलाउड है, कौन कौन से सिक्योरिटीज अलाउड है? नंबर 1 है कि आप ही के कंपनी के इक्विटी शेयर, जो ईसीबी ले रहा है, जो इंडियन कंपनी है, उसी कंपनी के शेयर्स जो प्रमोटर होल्ड कर रहा है, तो प्रमोटर अपने शेयर गिरवी रख सकता है, वो तो इंडिया में भी करता है। सब नॉर्मल है। देखो, हम सब फॉरेन का पढ़ रहे हैं, कुछ स्पेशल नहीं है, ये सारी चीजें इंडिया में भी हो रही हैं, तो आपको बहुत ही कंपैरेटिव वे में पढ़ना है। प्लेज ऑफ शेयर्स ऑफ बोरिंग कंपनी। ठीक है, किसके शेयर? बोरिंग कंपनी के। अब बोरिंग कंपनी खुद थोड़ी दे सकती है, किसके पास है? शेयर होल्डर्स के पास। शेयर होल्डर में प्रमोटर के अलावा कौन गिरवी रखेगा? सोच के देखो, प्रमोटर ही गिरवी रखते हैं, और ये बहुत ही नॉर्मल चीज है। तो प्लेज of shares of borrowing company held by promoters as well as in the domestic associate company।
अगर आपका पूरा ग्रुप कंपनी है तो आपके ग्रुप के कोई भी एसोसिएट कंपनी के भी शेयर्स जो प्रमोटर होल्ड करता है वो भी हम प्लेज कर सकते हैं फॉर लोन। ठीक है, तो होल्डिंग कंपनी लोन ले रही है पर एसोसिएट कंपनी के भी शेयर गिरवी रखे जा सकते हैं, ध्यान देना है। ठीक है, तो बोरिंग जो कंपनी है उसके भी शेयर चलते हैं हेल्ड बाय प्रमोटर्स, या डोमेस्टिक का कोई उसमें एसोसिएट कंपनी है और आपके ग्रुप में उस एसोसिएट कंपनी के भी शेयर जो प्रमोटर होल्ड करता है वो भी प्लेज करके आप ईसीबी ले सकते हो। सेकंड, प्लेज ऑन अदर सिक्योरिटी। ऐसा नहीं कि सिर्फ इक्विटी शेयर अलाउड है, और भी सिक्योरिटीज अलाउड है, और भी कोई शेयर्स या सिक्योरिटीज आपके पास हैं, मतलब बोरोइंग कंपनी ने इन्वेस्ट किया हुआ है दूसरे सिक्योरिटीज में, तो ये दूसरे सिक्योरिटीज भी आप प्लेज कर सकते हो। क्या क्या? बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, ठीक है, दूसरी कंपनी के। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, गवर्नमेंट सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास, डिपॉजिट रिसीट्स हैं, या यूटीआई या म्यूचुअल फंड की यूनिट्स हैं, तो ये भी अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट्स में अवेलेबल है तो ये भी आप गिरवी रख सकते हो, इस पे भी प्लेज क्रिएट करके आप ईसीबी ले सकते हो। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारी सिक्योरिटीज हैं, इक्विटी शेयर भी है, बॉन्ड्स है, डिबेंचर है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट सेविंग सर्टिफिकेट है, डिपॉजिट रिसीट्स ऑफ सिक्योरिटी है, या म्यूचुअल फंड या यूटीआई के यूनिट्स हैं, सब अलाउड है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। फिर है सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, ये भी आपने सुना ही होगा, सिक्योरिटी में आपका इंटरेस्ट है, वो भी गुड्स में या उसमें आते हैं, सिक्योरिटी में सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी आता है। ठीक है, डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो, सिक्रा एक्ट में दी हुई है। तो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, उसको भी आप गिरवी रख के उस पर भी आप मतलब सिक्योरिटी क्रिएट कर सकते हो। करंट एंड फ्यूचर लोन एसेट, करंट या फ्यूचर के जो भी लोन एसेट्स हैं, मतलब लोन लेके जो आप एसेट्स लोगे उस पे, इसको वही कुछ एग्जांपल देता हूं मैं, रुक जाओ। तो उसके लिए आपको पहले सिक्योरिटी इंटरेस्ट समझना पड़ेगा। सिक्योरिटी इंटरेस्ट का जो पेपर सिक्योरिटी है उससे कोई लेना देना नहीं। सिक्योरिटी मतलब इन जनरल जो हम पूरा टॉपिक पढ़ रहे हैं सिक्योरिटी, तो अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी एसेट पे उनको एक राइट दे देते हो तो उसको कहते हैं सिक्योरिटी इंटरेस्ट। कि अगर हमने, जैसे आप कोलेट्रल भी कहते हो उसको, तो अगर भाई हमने डिफॉल्ट किया तो ये एसेट आप बेच देना, तो वो होता है सिक्योरिटी इंटरेस्ट। कि अब आपने कोई एसेट में आपने उनको इंटरेस्ट दिया है कि आप इन इवेंट ऑफ डिफॉल्ट आप बेच देना, तो वो होता है। ठीक है, तो सिक्योरिटी इंटरेस्ट, करंट एंड फ्यूचर लोन एसेट्स। ठीक है, जो भी एसेट्स आप लोगे करंट या फ्यूचर, उन पे आप सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हो। या ऑल करंट एसेट्स इंक्लूडिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, उन पे भी आप सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हो। स्टॉक वगैरह नॉर्मली यूज होता है, या डेटर्स को भी हाइपोथिकेट करते हो, आप पता ही होगा आपको। फिर है रुपी अकाउंट ऑफ बोरोवर और प्रमोटर कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन फॉर्म ऑफ एस्क्रो अरेंजमेंट और डीएस, मतलब डेट सर्विस रिजर्व अकाउंट, मतलब अकाउंट में भी पैसा रख सकते हो, या आपके अकाउंट में जो बैलेंस है उस पे भी आप चार्ज या क्या बोल सकते हैं, लॉक इन क्रिएट करके आप उसको एज अ सिक्योरिटी यूज कर सकते हो। तो सारे कवर्ड हैं। करंट या फ्यूचर लोन एसेट मतलब फिक्स्ड एसेट की बात हो रही, लोन लेके जो भी आप एसेट लेते हो नॉर्मली क्या लेते हो, फिक्स्ड एसेट। फिर सेकंड में सारे करंट एसेट भी कवर्ड है, ऑल करंट एसेट इंक्लूडिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, या आपके रुपी अकाउंट में बोरोवर यानी जो कंपनी है उसके रुपी अकाउंट में कोई बैलेंस है, या कोई प्रमोटर के भी पर्सनल अकाउंट में रुपी अकाउंट में बैलेंस है, तो उसमें भी आप एस्क्रो अकाउंट मतलब वही सेपरेट करके चार्ज या लॉक इन लगा के आप उसको भी एज अ सिक्योरिटी इंटरेस्ट यूज कर सकते हो, उस पर भी वो भी सिक्योरिटी के रूप में चल जाएगा। ठीक है, और फिर है अगर इन्वोकेशन होगा तो क्या होगा, इन्वोकेशन ऑफ प्लेज, ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी शैल बी इन अकॉर्डेंस विद एफडीआई पॉलिसी। ठीक है, तो कोई भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ट्रांसफर की जा रही है, बेचने का राइट मिल रहा है, तो एफडीआई या एफपीआई पॉलिसी के हिसाब से आप ट्रांसफर कर सकते हो, बेच सकते हो, जो भी रिकवरी करना है वो कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल है। पहला क्या बोला, बोरोइंग कंपनी के शेयर्स या बोरोइंग कंपनी की कोई भी डोमेस्टिक एसोसिएट कंपनी है उसके भी शेयर्स चलते हैं, जो प्रमोटर्स होल्ड करते हैं वो भी आप प्लेज कर सकते हो। सेकंड, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड और यूटीआई यूनिट्स, गवर्नमेंट रिसीट्स, ठीक है, सेविंग सर्टिफिकेट्स, सब अलाउड है। फिर है सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑन लोन एसेट्स, ऑन करंट एसेट्स इंक्लूडिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ऑन रुपी अकाउंट ऑफ बोरोवर और प्रमोटर, एस्क्रो अरेंजमेंट और अदरवाइज, या डेट सर्विस रिजर्व अकाउंट अलग से खोल के उसमें पैसा जमा करके उसमें आप लॉक इन क्रिएट कर सकते हो। और इन्वोकेशन जब भी होगा तो आपको एफपीआई या एफडीआई गाइडलाइंस फॉलो करनी है। सिंपल 4 पॉइंट्स हैं, सिंपल 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, चार्ज ओवर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। और लास्ट है इसमें कॉर्पोरेट और पर्सनल गारंटी, ये भी बहुत नॉर्मल है।
कॉर्पोरेट गारंटी इशू कर रही है, ऑब्वियसली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पावर लगेगा, सब डॉक्यूमेंटेशन लगेगा, ऑथराइज्ड वो भी है, सिग्नेटरी है, वो सब लगेगा। या पर्सनल गारंटी, प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स पर्सनल गारंटी भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप कॉर्पोरेट गारंटी दे रहे हो तो आपको बोर्ड रेजोल्यूशन पहले पास करना पड़ेगा और बोर्ड ऑथराइज करेगी फॉर इशूइंग द कॉर्पोरेट गारंटी इन फेवर ऑफ द फॉरेन रिकॉग्नाइज्ड लेंडर। तो बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर इशू ऑफ कॉर्पोरेट गारंटी, स्पेसिफिक रिक्वेस्ट फ्रॉम इंडिविजुअल्स टू इशू पर्सनल गारंटी इंडिकेटिंग द डिटेल्स ऑफ ईसीबी। बराबर, इंडिविजुअल का कोई गारंटी आप ले रहे हो, पर्सनल गारंटी आप किससे ले रहे हो, तो आपको पहले रिक्वेस्ट लेटर इशू करना पड़ेगा। कंपनी विल बी इशूइंग रिक्वेस्ट लेटर टू इंडिविजुअल्स टू इशू देयर पर्सनल गारंटी इन फेवर ऑफ फॉरेन एंटिटी ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। तो प्रमोटर्स डायरेक्टर्स में आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको रिक्वेस्ट लेटर देने पड़ेंगे कि वो इंडिविजुअल ने क्यों इशू किया पर्सनल गारंटी, तो कंपनी की तरफ से रिक्वेस्ट लेटर्स क्या गए थे वो आपको उसकी कॉपी देनी पड़ेगी। फिर है सिक्योरिटी शैल बी सब्जेक्ट टू फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट गारंटी रेगुलेशन 2000, ठीक है। जगह जगह फेमा के रेगुलेशंस के नाम है, ठीक है। तो जब भी आप पर्सनल या कॉर्पोरेट गारंटी दोगे तो आपको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट गारंटी रेगुलेशन 2000 फॉलो करना है, प्रोसीजर और वो सब के लिए। और फिर है इसमें आप क्रेडिट एनहांसमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। अलग से बीजी या एफडी बना के उसको क्रेडिट एनहांस भी कर सकते हो कि अगर हमने डिफॉल्ट किया तो फॉरेन एंटिटी उस एफडी में से रिकवर कर लेगी या बैंक गारंटी से रिकवर कर लेगी, तो ऐसा भी आप कर सकते हो रेटिंग या सिक्योरिटी के लिए। तो ईसीबी कैन बी क्रेडिट एनहांस्ड और गारंटीड और इंश्योर्ड बाय द ओवरसीज पार्टी ओनली इफ दे फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ रिकॉग्नाइज लेंडर। तो रिकॉग्नाइज लेंडर में अगर वो आते हैं तो वो ये भी ऑप्शंस, वो ये सब एग्रीमेंट के तहत फाइनलाइज होता है कि क्या सिक्योरिटी देनी है, म्यूचुअली एग्री किया जाता है, या काफी बार फॉरेन एंटिटी डिक्टेट भी कर सकती है। तो ऐसे सिंपल पॉइंट्स हैं, बरोबर। 4 तरीके से हैं। पहला है इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेकंड है मूवेबल एसेट, थर्ड है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फोर्थ है कॉर्पोरेट और पर्सनल गारंटीज, ठीक है। अच्छा खासा बड़ा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब है अपना लास्ट पॉइंट सर, लास्ट पॉइंट है, ठीक है। दिल थाम के बैठो, लास्ट पॉइंट है कन्वर्जन ऑफ ईसीबी इनटू इक्विटी। कि कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? मैंने आपको पहले ही बताया था, इक्विटी अलग है, वो एफडीआई या एफपीआई पॉलिसी में आता है। हम लोन, सब लोन पढ़ रहे हैं, लोन मतलब ईसीबी, ठीक है। तो कन्वर्जन ऑफ ईसीबी इनटू इक्विटी, अब वो इंडिया में भी होता है, कन्वर्टेबल डेट नहीं होती। याद करो, देखो कंपनीज एक्ट में भी आपने पढ़ा होगा, कोर्ट के ऑर्डर से होता होगा, सब मजबूरी में होता है कि अगर आप ईसीबी भर नहीं पा रहे हो और लेंडर अगर एग्री करता है कि हमको इक्विटी चल जाएगा तो आप कन्वर्ट कर लो। लोन एग्रीमेंट में पहले से ही क्लॉज होते हैं, सब रहता है। कन्वर्ट कैसे होगा, कितने शेयर्स मिलेंगे, करेंसी भी इन्वॉल्व है तो एक्सचेंज रेट क्या लेंगे, यही सब टेक्निकल पॉइंट्स आपको यहाँ पे पढ़ना है। अलाउड है इसीलिए ही पढ़ रहे हैं। तो मेनली पेक्युलर क्या चीजें इसमें रहेंगी, करेंसी का एक पॉइंट आएगा, रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होगा, फिर एक्सचेंज रेशो क्या होगा, कितने अमाउंट के लिए कितना, मतलब इक्विटी का वैल्यूएशन कैसे करोगे, ये 2-3 पॉइंट्स मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है। चलिए, ऑल इंक्लूडिंग मैच्योर्ड बट अनपेड, मतलब आधे में ईसीबी चल रहे हैं, मैच्योर नहीं हुए तो भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, कोई भी ईसीबी कन्वर्ट कर सकते हैं। इवन जो मैच्योर हो गया है और अभी तक रीपे नहीं हुआ है, मतलब जिसमें डिफॉल्ट चल रहा है, वो भी आप इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो। मैच्योर्ड बट अनपेड का मतलब क्या है कि मैच्योर हो गया है, 7 साल का था, 7 साल हो गया, अभी तक अनपेड है, मतलब आप रीपे ही नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए आप इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हो। तो बीच में डिफॉल्ट नहीं हुआ है, मैच्योर नहीं हुआ है, वॉलेंटरीली भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, या मैच्योर होने के बाद भी आप, बिकॉज इट इज अनपेड, तो आप इक्विटी में कन्वर्ट करके पे कर सकते हो। तो कन्वर्जन विल सर्व एज अ पेमेंट, कन्वर्जन विल सर्व एज अ पेमेंट। तो जब आप इक्विटी दोगे मतलब आपका ईसीबी रीपे हो गया ऐसा माना जाएगा। जब आप इक्विटी दोगे तो इसका यह मतलब निकलेगा कि आपने इक्विटी, अपना ईसीबी रीपे कर दिया है, ईसीबी अकाउंट बंद हो जाएगा और आप उनको इक्विटी शेयर दे दोगे, ठीक है। चलिए, अब प्रोसीजरल पॉइंट्स क्या है। एक्टिविटी ऑफ बोरिंग कंपनी कवर्ड अंडर ऑटोमेटिक रूट इन एफडीआई और गवर्नमेंट अप्रूवल इज रिसीव, ठीक है। या तो आप ऑटोमेटिक रूट में हो या तो आप अप्रूवल रूट में हो। जो आपने एग्जिस्टिंग ईसीबी लिया हुआ है वो कहां से लिया, या तो अप्रूवल रूट से होंगे या तो ऑटोमेटिक रूल से होंगे। ऑटोमेटिक से है तो आपका वो अमाउंट ऑटोमेटिक रूल के अंदर है, अप्रूवल है तो आपने गवर्नमेंट का अप्रूवल ले लिया था, तो बेसिक प्री कंडीशन है, ठीक है। एक्टिविटी ऑफ बोरिंग कंपनी कवर्ड अंडर ऑटोमेटिक रूट और गवर्नमेंट अप्रूवल इज रिसीव फॉर फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन, ठीक है।
सेकेंड, शुड बी विद द लेंडर्स कंसेंट, ऑल ऑफ कोर्स उसको चलना चाहिए, उसको लोन की जगह इक्विटी चलता है, ये मेन है। लेंडर का आपको कंसेंट चाहिए और टर्म्स में भी नॉर्मली मेंशन होता है। विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट, ऑब्वियसली कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज लेंडर आपसे नहीं ले सकता कन्वर्जन के लिए, इट शुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट। शुड नॉट रिजल्ट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एलिजिबिलिटी एंड ब्रीच ऑफ सेक्टर कैप ऑन फॉरेन इक्विटी होल्डिंग विद एफडीआई पॉलिसी। ऑलरेडी कुछ इक्विटी आपने रेज की होगी फॉरेन से, ऑलरेडी सेक्टोरल लिमिट्स होती है, ऑलरेडी आपने कुछ सेक्टर की लिमिट यूज भी कर ली होंगी। अब आप जब ईसीबी को इक्विटी में कन्वर्ट करोगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई सेक्टर की लिमिट ब्रीच हो। अगर सेक्टर की लिमिट ब्रीच हो रही है फिर आप ये कन्वर्जन नहीं कर पाओगे। अगर सेक्टर का लिमिट ब्रीच होता है तो आप ये कन्वर्जन नहीं कर सकते हो। तो आपके सेक्टर में लिमिट्स के वो उसमें उतना फ्री लिमिट होना चाहिए, तभी आप वो कन्वर्ट कर पाओगे। तो शुड नॉट रिजल्ट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एलिजिबिलिटी एंड ब्रीच ऑफ सेक्टर कैप ऑन फॉरेन इक्विटी होल्डिंग अंडर एफडीआई पॉलिसी। ठीक है, 3 बेसिक कंडीशन थे। लेंडर कंसेंट होना चाहिए, कोई एडिशनल कॉस्ट आप रिकवर नहीं कर सकते हो, और आपका सेक्टर का कैप ब्रीच नहीं होना चाहिए। थर्ड इज एप्लीकेबल प्राइसिंग गाइडलाइंस फॉर द शेयर्स आर कंप्लाइड विथ। जो भी ईसीबी में कन्वर्जन के लिए जो प्राइसिंग नॉर्म्स है कि इक्विटी आप कैसे वैल्यू करोगे, वो आपको प्राइसिंग नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे। फिर है कि आरबीआई को रिपोर्टिंग करना है। 2 कन्वर्जन होते हैं, पार्शियल या फुल। पार्ट लोन कन्वर्ट किया या पूरा का पूरा लोन कन्वर्ट कर दिया। अब ऑब्वियसली मुझे बताओ बचपन कि अगर पार्ट कन्वर्जन किया है इसका क्या मतलब है कि ईसीबी पूरा खत्म हुआ ही नहीं है। अगर मेरा $1,00,000 का ईसीबी था, मैंने 50,000 को कन्वर्ट कर दिया तो मेरा 50,000 तो रीपे हो गया, 50,000 का ईसीबी पे हो गया ऐसा माना जाएगा। बट अभी भी 50,000 का तो ईसीबी बचा हुआ रहेगा ना। तो पार्शियल कन्वर्जन में क्या होगा, पार्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी एंड रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू एज अ ईसीबी। रिमेनिंग पार्ट विल बी कंटिन्यूड एज अ ईसीबी। तो ईसीबी की रिपोर्टिंग भी चलते रहेगी और इक्विटी जो आपने कन्वर्ट किया उसकी इक्विटी की भी रिपोर्टिंग होगी। तो दोनों रिपोर्टिंग आएगी पार्शियल कन्वर्जन में, दोनों रिपोर्टिंग आएगी। जो पार्ट कन्वर्ट हो गया उस पार्ट के लिए इक्विटी की रिपोर्टिंग होगी, जो पार्ट नहीं कन्वर्ट हुआ है और ईसीबी कंटिन्यू हो रहा है उसमें ईसीबी की रिपोर्टिंग करते रहनी। और ऑब्वियसली फुल कन्वर्जन में क्या होगा, ईसीबी पूरा खत्म हो जाएगा तो ईसीबी की रिपोर्टिंग बंद हो जाएगी, पूरा इक्विटी की रिपोर्टिंग चलते रहेगी। तो ये बेसिक ध्यान रखना है। चलिए, तो पार्शियल कन्वर्जन ऑब्वियसली दिया, देखो कन्वर्टेड पोर्शन इज टू बी रिपोर्टेड इन फॉर्म एफसीजीपीआर। ठीक है, एफसीजीपीआर। ठीक है, क्या है एफसीजीपीआर? तो फॉरेन करेंसी ग्रॉस प्रोविजनल रिटर्न, ऐसा उसका फुल फॉर्म है। ठीक है, आपको लिखना नहीं है, सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूं। एफसीजीपीआर प्रिस्क्राइब फॉर रिपोर्टिंग ऑफ एफडीआई इनफ्लो। ठीक है, एफडीआई में ये जो जीपीआर फॉर्म है ये आपको भरना होता है। तो ये आपको कन्वर्टेड पार्ट के लिए भरना है। ऑब्वियसली जितना कन्वर्ट हुआ है वो इक्विटी में कन्वर्ट होगा, फिर वो एफडीआई में आपको रिपोर्टिंग करनी है। ऑब्वियसली अब जो बचा हुआ पार्ट है वो ईसीबी में रिपोर्ट होते रहेगा। वाइल द मंथली रिपोर्टिंग टू डीएसआईएम अंडर ईसीबी 2 विल विथ सुटेबल रिमार्क्स ईसीबी पार्शियली कन्वर्टेड इनटू इक्विटी। तो जब आप ईसीबी 2 भरोगे उसमें आपको रिमार्क्स भरना है कि भैया ये पार्शियली इक्विटी में कन्वर्ट हो चुका है। तो उसमें ऑब्वियसली आप डिटेल दोगे, कितना था, कितना कन्वर्ट हुआ, कितना बचा है, ये सब आपको रिपोर्टिंग में बताना है। ठीक है, तो दोनों में रिपोर्टिंग होगी। जीपीआर भी फॉर्म भरेंगे, ईसीबी 2 भी भरेंगे। ठीक है, कन्वर्टेड पार्ट के लिए जीपीआर भरेंगे, अनकन्वर्टेड पार्ट के लिए ईसीबी 2 भरेंगे। फिर है फुल कन्वर्जन, पूरा ही कन्वर्ट हो गया तो अब ईसीबी तो रहा नहीं है, ईसीबी 2 फॉर्म भर के जरूरत नहीं है, सिर्फ जीपीआर फॉर्म आपको भरना है। एंटायर पोर्शन इज टू बी रिपोर्टेड इन फॉर्म एफसीजीपीआर। सेम ईसीबी आप रिमार्क्स करके फाइनल एक भर देना, ईसीबी फुल्ली कन्वर्टेड इनटू इक्विटी, आफ्टरवर्ड ईसीबी 2 नॉट रिक्वायर्ड टू बी फाइल। सिर्फ इंटीमेट कर देना है कि हमने पूरा कन्वर्ट कर दिया इसलिए ईसीबी खत्म हो गया है और हमने फुल्ली कन्वर्ट कर लिया इक्विटी में, ऐसा रिमार्क करके आपको फाइनल एक रिटर्न भरना पड़ेगा। और उसके बाद इंटीमेट करने के बाद फिर ईसीबी 2 फॉर्म भरना बंद कर देना है। ठीक है, अगर आपने फुल्ली कन्वर्ट कर लिया है तो। ठीक है, फिर अगर फेजेस में है, फेजेस में कन्वर्जन होने वाला है तो रिपोर्टिंग भी फेजेस में चलते रहेगी। जितना इक्विटी है फिर उस उतने फेज के इक्विटी के लिए जीपीआर भरो, बचे हुए के लिए इसी भरो। तो फेज वाइज दोनों रिटर्न जितना जितना अमाउंट इन्वॉल्व है उतने उतने के लिए भरते रहना है। तो सिंपल है।
रिपोर्टिंग थ्रू FC, GPR एंड ECB2 ऑल्सो रिक्वायर्ड इन फेजेस। तो फेजेस वाइज जो जो अमाउंट है उतने उतने फेजेस का आपको भरते रहना है रिटर्न। आगे बढ़ते हैं। फिर है कि कोई और लेंडर है आपके तो उनका कंसेंट लेना पड़ेगा कन्वर्जन के लिए। कन्वर्जन के लिए कोई और लेंडर है उनका कंसेंट लेना पड़ सकता है। कंसेंट ऑफ अदर लेंडर्स इफ एनी इज अवेलेबल और एटलीस्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कन्वर्जन एक्सचेंज विद अदर लेंडर्स। या तो आप बता दो, अब वही है एग्रीमेंट में एक्चुअली उन्होंने लिखा हुआ है अगर कि लेंडर्स का परमिशन लेना पड़ेगा तो परमिशन लेना है, सिर्फ इंटीमेट करना है तो इंटीमेट करना है। जो भी एग्रीमेंट के हिसाब से है अदर लेंडर्स के साथ जो भी आपने एग्रीमेंट किए हैं उसमें ये सब क्लॉजेस होते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है, और आप एक लेंडर हो तो दूसरे लेंडर के साथ जो भी हो रहा है वो भी पूछना या बताना पड़ता है। ठीक है, तो वो सब एग्रीमेंट ड्रिवन होगा। या तो परमिशन लेना है तो परमिशन ले लो, या सिर्फ इंटीमेट करने के लिए कहा गया है तो इंटीमेट कर लो। फिर है फॉर कन्वर्जन ऑफ ईसीबी ड्यूज इनटू इक्विटी। अब वही एक्सचेंज रेट का जो मैंने पॉइंट कहा आपसे, एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट फॉर सच कन्वर्जन और एनी लेसर रेट कैन बी अप्लाइड। मतलब वही नुकसान नहीं होना चाहिए। रेट जो भी आप लोगे कन्वर्जन या वैल्यूएशन के लिए वो या तो लोन एग्रीमेंट में जो रेट था लेते वक्त जो रेट था वो ले लो, या उससे कम ले सकते हो, ज्यादा नहीं ले सकते। मतलब कन्वर्जन से नुकसान नहीं होना चाहिए, बस यही है। एडिशनल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर सकते और ज्यादा रेट पे भी कन्वर्जन नहीं कर सकते। या तो आप जो लोन का एग्रीमेंट के वक्त जो रेट था वो ले लो, या आज की डेट पे लेसर रेट चल रहा होगा तो लेसर रेट ले लो। ठीक है, पर ज्यादा रेट नहीं ले सकते। ठीक है, तो exchange rate prevailing on the date of agreement for such conversion or any lesser rate can be applied with mutual agreement with the lender and fair value of equity share। अब equity share का अगर आप valuation कर रहे हो, वो तो आज हो रहा है, equity का valuation तो आज होगा ना, आज के हिसाब से होगा। तो जब equity का value आप निकालोगे तब अगर exchange rate लग रहा है तो वो आज का ही होगा। ध्यान दो, एक काय का है फॉर कन्वर्जन ऑफ ECB ड्यू। आप इक्विटी किसका दे रहे हो? इक्विटी किसका दे रहे हो? इंडिया के शेयर का दे रहे हो ना, तो वो तो रुपये में होगा, तो आप फेयर वैल्यू भी निकालोगे। और आपका जो ईसीबी है हो सकता है कि वो फॉरेन करेंसी में लिया हो। मतलब ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको देखना होगा कि आपका लोन ऑलरेडी रुपये में है, इक्विटी भी आप रुपये में ही दे रहे हो, तो आपको कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर आपका लोन फॉरेन करेंसी में है, इक्विटी आप रुपये वाला दे रहे हो, तो कन्वर्जन लगेगा। तो ये सब उन्होंने दिया हुआ है। फेयर वैल्यू जो आप निकालोगे, फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड शैल बी वर्कड आउट विथ रेफरेंस टू द डेट ऑफ कन्वर्जन ओनली। डेट ऑफ कन्वर्जन ओनली। ठीक है, फेयर वैल्यू जो निकलेगा वो डेट ऑफ कन्वर्जन के रेफरेंस में ही निकलेगा, आज के डेट के हिसाब से निकलेगा, बैक डेट या डेट ऑफ एग्रीमेंट के हिसाब से नहीं निकलेगा। आपको पता ही है वैल्यूएशन अलग अलग डेट पे करोगे फर्क पड़ता है, वैल्यू अलग अलग निकलती है। ऑब्वियसली इतना अकाउंट्स आपको आता होगा। तो जब आप इक्विटी शेयर का वैल्यूएशन करोगे, फेयर वैल्यू निकालोगे फॉर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड। नंबर ऑफ शेयर कितने इशू करने पड़ेंगे उसके लिए जो आप फेयर वैल्यू निकालोगे वो डेट ऑफ कन्वर्जन के हिसाब से निकलेगा। ठीक है, सिर्फ करेंसी रेट के बारे में बोला गया है कि डेट ऑफ एग्रीमेंट का भी ले सकते हो या उससे लेसर रेट ले सकते हो, मतलब ज्यादा रेट परमिसिबल नहीं है। ठीक है, सिंपल है। तो ये है 6 पॉइंट्स है सर। बोलो क्या क्या। पहला कि इक्विटी, फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन के लिए या तो ऑटोमेटिक रूल में आप आते हो या तो अगर अप्रूवल रूट में आते हो तो आपने अप्रूवल ले लिया है। सेकंड, लेंडर के कंसेंट से होना चाहिए, कोई एडिशनल कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए और सेक्टोरल कैप ब्रीच नहीं होना चाहिए। फिर कि प्राइसिंग गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है। फिर रिपोर्टिंग करना है आरबीआई को। अगर पार्शियल कन्वर्जन है तो जीपीआर भरना है कन्वर्टेड पोर्शन के लिए, और जो कंटिन्यू हो रहा है उसके लिए ECB2 भरना है। फुल कन्वर्जन है तो पूरे के लिए जीपीआर भरना है, ECB में बस बताना है फुल्ली कन्वर्टेड लिक्विडिटी और बाद में फिर भरना बंद कर देना है। फेजेस में है तो फेजेस में दोनों भरते रहना है। फिर दूसरे लेंडर्स का अगर कंसेंट चाहिए तो कंसेंट ले लो, इंटीमेट करना है तो इंटीमेट कर दो। फिर कन्वर्ट करते वक्त एक्सचेंज रेट या तो डेट ऑफ एग्रीमेंट का ले लो या लेसर रेट आप ले सकते हो, और जब भी फेयर वैल्यू आप निकालोगे इक्विटी शेयर की उसका डेट ऑफ कन्वर्जन ही होगा। ठीक है, तो ये सर पूरा आपका था ECB। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने? एलिजिबल बोरोवर, फिर हमने करेंसी पढ़ी, फिर हमने ऑल इन कॉस्ट पढ़ा, फिर हमने फॉर्म्स पढ़ा, फिर हमने लिमिट्स एंड लेवरेज पढ़ा, फिर हमने रिकॉग्नाइज लेंडर कौन है वो पढ़ा, फिर हमने पार्किंग ऑफ ECB फंड्स पढ़ा, फिर हमने MAMP पढ़ा, मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड, फिर हमने एंड यूज ऑफ फंड्स की नेगेटिव लिस्ट पढ़ी, फिर हमने करेंसी चेंज कर सकते कि नहीं वो पढ़ा,
फिर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स पढ़ा, फिर सिक्योरिटी फॉर रेजिंग ईसीबी, और फिर उसके फॉर्म्स पढ़े थे, और फिर पढ़ा हमने कन्वर्जन इनटू इक्विटी। ऐसे हमने 12 से 13 पॉइंट्स रिगार्डिंग ईसीबी पढ़ लिए। ठीक है, तो ये है, तो ये पूरा ईसीबी है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको एफसीसीबी और एफसीईबी पढ़ाऊंगा, और इसी में ईसीबी में एक स्टार्टअप के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं, वो भी कंपैरेटिव वे में हम पढ़ लेंगे। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, 2-4 पैरामीटर्स में ही फर्क है, तो वो एक स्टार्टअप का हम पढ़ लेंगे, ईसीबी फॉर स्टार्टअप, और एक हम एफसीसीबी एफसीईबी नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ये प्योरली पार्ट था ईसीबी का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको स्क्रीन दे देता हूं, ठीक है, फुल स्क्रीन दे देता हूं, आप अच्छे से नोट करो। इसका एक पीडीएफ भी मैं आगे बनाऊंगा, पर अभी आप नोट कर लो तो बेटर होगा, आप खुद लिखो। ठीक है, डायग्राम समझ में आ रहा है? एक पार्टी एलिजिबल बोरोवर है, एक पार्टी रिकॉग्नाइज लेंडर है, और बीच में सारे पॉइंट्स मैंने प्लॉट किए हैं, तो मैं एक एक पार्ट आपको बताते जा रहा हूं। पहला आप लिख लो एलिजिबल बोरोवर। एलिजिबल बोरोवर, फिर है लेवरेज, लिमिट एंड लेवरेज। एक एक पार्ट में बताते जाता हूं। ठीक है, डबल पेज पे या आप बड़े पेज पे लिख सकते हो, एक ही इसमें आ जाएगा। ठीक है, सब एग्जाम के हिसाब से पढ़ाया मैंने, चीज़ें और भी बहुत सारी हैं, बट अगर मैं वो पढ़ाऊंगा तो आप ये सब भूल जाओगे। समझ में आ रहा है? कहीं ना कहीं ये कट ऑफ लेना पड़ता है, कि पूरे के चक्कर में क्या होता है, फिर बच्चा पूरा ही टॉपिक छोड़ देता है। ये मेरा जजमेंट है 7 साल का। तो जितना मुझे लगता है आप ग्रास्प कर पाओगे, आपको इजी लगेगा, आप एटलीस्ट इतना तो भी एग्जाम के लिए रिवाइज कर पाओगे, मैं उतना ले रहा हूँ। 2-4 चीज़ें स्किप इसलिए की हैं ताकि आप पूरा टॉपिक स्किप ना कर जाओ, फिर हमारी पूरी मेहनत ही वेस्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये मेरे जजमेंट से मैंने लिया है। फिर है फॉर्म्स, फॉर्म्स फिर करेंसी। ठीक है, फॉरेन करेंसी में एनी फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी। ठीक है, फ्रीली कन्वर्टेबल नोट कर लेना। फिर है ऑल इन कॉस्ट। ठीक है, बेंचमार्क प्लस 450 बेसिस पॉइंट्स, और बेंचमार्क का मतलब, फिर ऑल इन कॉस्ट में भी आप लिख सकते हो ऑल इंटरेस्ट चार्जेस फीस एक्सेप्ट कमिटमेंट फीस एंड विथ होल्डिंग टैक्स। ठीक है, वो भी ऑल इन कॉस्ट में भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, फिर है रिकॉग्नाइज लेंडर। चलिए, ये हो गया रिकॉग्नाइज लेंडर, फॉर्म्स हो गया। अब है पार्किंग ऑफ ईसीबी प्रोसीड्स। ठीक है, 2 एरोज हैं, अब्रॉड और डोमेस्टिक। अब्रॉड का पहले बता देता हूँ। ठीक है,
ठीक है, ये हो गया अपना पार्किंग ऑफ ईसी प्रोसीड्स। फिर है MAMP। ठीक है, वो पूरा जो गाइडलाइन का जो PDF है वो भी मैं आपको दे देता हूँ, या वो एक्चुअली वही बहुत ज़्यादा है तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। मैं चाहता हूँ अब इतना ही पढ़ो। ठीक है, स्ट्रिक्टली मैं चाहता हूँ आप इतना ही पढ़ो, इतना ही समझो और इतना ही रिवाइज करो। तो मैं बस इतना ही इसलिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये है .225। हाँ, कैन नॉट बी रेज्ड वाले में 2 से लेके 5 तक जो पॉइंट्स है वो आएंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर है एंड यूज।
ठीक है, तो ये था आपका गारंटी, सिक्योरिटी। फिर लास्ट है कन्वर्जन। ठीक है, तो ये था आपका ईसीबी। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ेंगे।